सो ये मीटिंग आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जीरो पे हैं, चाहे अभी स्टार्ट किए हैं, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, चाहे आपका नंबर कम आ रहा है, या फिर आपके एकेडमिक डाउट्स ज़्यादा नहीं है, एकेडमिक प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम शायद आपको ज़्यादा है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे होंगे आज। ठीक है, दिसंबर एंड होने वाला है, सीरियसली पता ही नहीं चला कब। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि दिसंबर आएगा, 5 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, और अभी 4 महीने बचे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक, यही 4 महीने देख के दिमाग सुन्न हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन 4 महीनों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, स्कोर का ना आना, सिलेबस का कंप्लीट होना, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आज हम लोग उसी पे बात कर रहे होंगे। ये है आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये है आपका फोकस, ठीक है, और ये है आपका प्रोडक्टिविटी। ठीक, ये 3 चीजें मान लीजिए आपकी हैं जो आप बहुत परेशान होते हैं। ठीक, और ये 3 चीजों को ये अगल बगल जो इन्वायरमेंट है, ठीक, जो सराउंडिंग है, ठीक, वो कैसी है ये बताइए। ये जो इन्वायरमेंट है आपका, जो सराउंडिंग है आपके अगल बगल, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट इस इन्वायरमेंट और सराउंडिंग की वजह से गड़बड़ हो रहा है? क्या फोकस लेवल आपका इस सराउंडिंग और इन्वायरमेंट की वजह से गड़बड़ हो रहा है? क्या आपकी प्रोडक्टिविटी इस इन्वायरमेंट और सराउंडिंग की वजह से गड़बड़ हो रही है? सबसे पहले ये सारी चीजें अपनी जिंदगी से इरेज करिए। ठीक, ये जो फोकस लेवल आपका जा रहा है, ये फोन की वजह से जा रहा है क्या? ये जो फोकस लेवल है, ये आपके फैमिली इश्यूज की वजह से जा रहा है क्या? ये जो फोकस लेवल आपका है, वो आपके किसी भी फ्रेंडशिप, ठीक, या फिर रिलेशन, इसकी वजह से जा रहा है? ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये आपके फोन की वजह से इशू हो रहा है, स्लीप की वजह से इशू हो रहा है, ठीक, आपके एक्स्ट्रा वर्क जो है उनकी वजह से इशू हो रहा है। ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये सिर्फ आप स्कोर ना बनने की वजह से यानी डिक्रीज हो रहा है, उस पर मान रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ठीक, इस पे बेस्ड है आपकी प्रोडक्टिविटी। कुछ यही प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले मैं जो समझता हूं कि आपका जो फोकस लेवल है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, ये सब हमारी सराउंडिंग कैसी है उस पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक, और आप में से अभी भी बहुत से लोग अपने फोन को साइड करना नहीं सीखे हैं, अभी भी उसी डिस्ट्रैक्शन को पकड़ के उसी डिस्ट्रैक्शन के साथ चल रहे हैं। अब आपको लगेगा सर हम फोन तो ज्यादा नहीं चलाते हैं, लेकिन आप हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में जो स्विच मारते हैं फोन पे, जो स्विच मारते हैं इंस्टाग्राम पे, जो स्विच मारते हैं यूट्यूब पे, जो स्विच मारते हैं व्हाट्सएप पे, वो आपकी फोकस लेवल कितना इंपैक्ट कर रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये जो बीच बीच में ना, आप चलो मान लेता हूं दिन भर में आपने 1 घंटा फोन यूज किया, 1.5 घंटा फोन यूज किया, 2 घंटा फोन यूज किया, ठीक है, एवरेज है, लेकिन ये सारा चीज एंड में क्यों नहीं हो रहा है? एंड में क्यों नहीं हो रहा है? हम अपने पढ़ाई के बीच बीच में रिफ्रेशमेंट के नाम पे जो स्विच मारते हैं सोशल मीडिया पे, किसी भैया दीदी के यूट्यूब पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, मतलब 15 मिनट का भी आपने जाके वहां पे स्विच मारा हो, आपका फोकस लेवल हिलेगा, आपका फोकस लेवल हिलेगा। आप सोच रहे हो कि चलो मैंने 1 घंटा पढ़ा है, 15 मिनट फोन चला लेता हूं, अच्छी बात है, लेकिन अभी वो 15 मिनट आपको इंपैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपका सिंपल कट टू कट रूटीन होना चाहिए कि भाई मेरा दिन यहां से स्टार्ट होता है, दिन की स्टार्टिंग से लेके दिन की एंडिंग तक मेरे को सिर्फ एक काम है, स्टडी, और इस एंडिंग में जब मैं स्लीप के लिए जाऊंगा, ठीक है, इसको कंप्लीट स्लीप के लिए जाऊंगा, इस बीच में मैं ये छोटा सा टाइम चुराऊंगा 30 मिनट का या 1 घंटे का, और इसमें पूरे दिन भर की जितनी नोटिफिकेशंस आई हैं, ठीक है, जितनी हमारी एक्सेस ने, जितनी हमारी प्रेजेंट ने, जितनी हमारी क्रसेस ने, ठीक है, जितने हमारे भैया दीदी फेवरेट यूट्यूबर्स ने, जितने ने जो कुछ दिया है, हम उनको 30 से 1 घंटे के अंदर, 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर हम निपटाएंगे। लेकिन ये हमसे नहीं होगा। हम इतना डिस्ट्रैक्टेड हैं कि हम पूरा दिन फोन छोड़ के बैठे ही नहीं पा रहे हैं। फोन छोड़ने का ये नहीं मतलब कि आप अपनी पढ़ाई भी फोन से ना करें, पढ़ाई के सिवा कुछ ना करें, पढ़ाई के सिवा कुछ ना करें। ठीक, अगर आप देख रहे हैं कि मान लो आज आप सुबह 7 बजे उठे थे,
7 AM पे, और रात में 12 बजे से आपने पहले स्लीप ले ली थी, तो जाहिर सी बात है इस 12 से 7 के बीच में तो कोई फोन नहीं चला, ठीक। अब ये 7 से लेके अगर आप रात के 11 बजे तक मान लो पढ़ते हो, तो इस 7 से 11 बजे के बीच तक ना आपके फोन में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की चीजें ही चलनी चाहिए। इस बीच 10 मिनट की भी रिफ्रेशमेंट चाहिए तो जाओ भाई सर झुका के आंखें बंद कर लो। तुम्हें 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, जाओ भाई टहल के आ जाओ, ठीक। तुम्हें थोड़ा सा बैठे बैठे पेन हो रहा है, उठो, अपनी दीवालों को थोड़ा नजर मारो कि अभी तक तुमने क्या क्या चिपकाया है। जेन्युइनली अपने दीवालों को आगे पीछे देखिए, कितने लोगों की दीवारें सच में कुछ रंगी पुती हैं, किससे? आपके कंटेंट से। और अगर चिपकी हुई भी हैं तो कुछ तो अच्छा दिखाने के लिए करते हैं कि मम्मी पापा रूम में आए तो अच्छा लगे, ठीक, या कोई वीडियो बने तो अच्छी लगे, ठीक। लेकिन कुछ ही होते हैं जो एक्चुअल में उनको डेली बेसिस पे रिव्यू कर रहे होते हैं। तो ब्रेक के नाम पे, रिफ्रेशमेंट के नाम पे, बॉडी पेन के नाम पे जो आप उठ रहे हैं, उसमें आप चले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहां पे आप अपने फोकस लेवल को डाउन करने का काम कर रहे हैं। वहां की जितनी रील्स हैं, जितने शॉर्ट्स हैं, जितनी वीडियोस हैं, जितने थंबनेल्स हैं, ये सारे हुक का काम करते हैं। और हुक आपको बस तुरंत एक छोटा सा टाइम स्पैन आपको देता है, उतने में आपका फोकस लेवल खराब कर देगा। और गलती से अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा देख लिया, ठीक, कोई भी कंटेंट ऐसा देख लिया, कोई नेगेटिव कंटेंट देख लिया, तो फिर वो पूरा दिमाग में चलना स्टार्ट, उसके बाद पढ़ाई खत्म। या कोई स्ट्रैटेजी देख ली तो अब अपना दिमाग स्ट्रैटेजी में घुस गया कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो सबसे पहले इन बचे हुए 4 महीनों के लिए जो आपको न्यू ईयर पे ये जो मीटिंग हो रही है स्पेशली, ये आप न्यू ईयर पे क्या चीजें अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, वो चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपने साथ ये फोन की आदतें छोड़ के जाएंगे। फोन अगर नहीं पढ़ाई के काम आता आपके, उसको फ्लाइट मोड पे डालिए, ठीक है, उसको पूरा के पूरा फ्लाइट मोड पे डाल के बैठिए, ठीक है। घर वालों को देके बैठिए। हम यहाँ पे फोन जमा करके रखते हैं अपने ऑफलाइन वालों का, ठीक है। जाके कभी कभी रैंडम उनके लैपटॉप के, उनके टैब के यूट्यूब की हिस्ट्री चेक कर लेता हूं, ठीक है। फिर भी नालायक हैं, कहीं ना कहीं से दिमाग से काम चोरी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं घुस जाते हैं शॉर्ट्स एंड ऑल में। हम कह रहे क्यों कर रहे हैं हम, क्यों? वो जो शॉर्ट लेवल पे डोपामिन आपके दिमाग में आ रहा है ना, उस शॉर्ट से, उस रील से, उस टेक्स्ट मैसेज से, उस इंसान से बात करके, वो सब आपको खराब करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अपनी पढ़ाई का एक जोन बनाइए, एक पढ़ाई का जोन बनाइए कि इतने टाइम के बीच ना मैं किसी भी को नहीं आने दूंगा। किसी से अगर नॉन एकेडमिक बातें करनी, मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, जिससे आप पढ़ाई की चीजें शेयर करते हो, ठीक है, और पढ़ाई की चीजें शेयर करते हो तो 4 बात पढ़ाई की होती है, 3 बात फालतू की हो जाती है। तो आप एक जोन सेट करो कि यार इस टाइम के बीच ना हम नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं, ठीक है। एंड में जाके आप अपनी पंचायती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज तो सराउंडिंग फोन वाली सही करिए। दूसरी चीज, हमारा फोकस लेवल क्यों गड़बड़ हो रहा है? कभी मम्मी बुला देती हैं, कभी पापा बुला देते हैं, ठीक है, कभी ये काम आ जाता है, कभी वो काम आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पढ़ाई का स्टार्टिंग और एंडिंग जितना होता है इतना देर लाइब्रेरी में ही रहिए। खाना पीना लेके जाइए, ठीक। और खाना पीना नहीं लेके जा रहे हैं तो वैसे भी एंडिंग में बोला जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन, फ्रूट्स और वेजिटेबल पे जिंदा रहना है, ठीक है। वो सारा चीज जुगाड़ करके लेके जाओ, फ्रूट्स लेके जाओ, ओट्स लेके जाओ, सैलेड्स लेके जाओ, ठीक है, हल्के फुल्के खाना लेके जाओ। इतना खाना जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है, हम काम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं जरूरी है, ठीक। तुम अगर लाइब्रेरी जाते हो, तुम्हें लग रहा है कि खाने का इशू होता है, लंच ब्रेक में कैसे घर आए, टाइम वेस्ट हो जाता है, या लंच ब्रेक में हम वहां नहीं खा सकते हैं क्योंकि लाइब्रेरी में लोग रहते हैं, मस्त भुजिया पूरी महकेगी, भाई फ्रूट्स लेके जा, 4 एप्पल ले ले, 2 एप्पल ले ले, 4 बनाना ले ले, कुछ लेके चला जा, ठीक। ओट्स को लेके चला जा, ठीक। कोई भी प्रोटीन शेक वगैरह ले ले, घर के होममेड प्रोटीन शेक, डब्बे वाला नहीं, ठीक। ये सब लेके चले जाओ। लेकिन नहीं, हमें तो बस वो करना है। तो एक तो लाइब्रेरी है तो अपनी पूरा एकदम स्टार्टिंग एंडिंग वहीं पे, ठीक है। दूसरा तरीका, घर में बैठते हैं, मम्मी पापा को फोन दे दो, ठीक, कह दो कि देखो डील करते हैं, आपसे नहीं हो रहा, मेरे से डील करवाऊंगा कि फोन आपके पास इतने घंटे आप डिस्टर्ब मत करना। मान लो कि मैं हॉस्टल में हूं, जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि भाई क्या ही हो गया, ठीक, तो ये चीज आपको उनको बोलनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर मम्मी पापा नहीं समझते, मम्मी पापा तो बस ये बोलते इतना पैसा लगा दिया, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा, इतना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा दिया, तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा है, तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम ये नहीं करते। सर मम्मी पापा तो एकदम सर पे चढ़े हुए हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, पेरेंट्स ये वो।
एक चीज बताऊं, वो इतना टॉक्सिक होने के बाद भी तुम्हारा करते हैं। जैसे हम लोग कितना भी डांट लगा दें, ठीक, तुम्हारी कितनी भी एकदम पीक पे जाके तुम्हारी वॉट लगा दे, स्टिल रहते हम ही लोग हैं। तो जो आपके साथ टॉक्सिक है आपकी पढ़ाई को लेके, लेकिन रहता आपके साथ ही है और आपको ही सपोर्ट करता है, आपकी ही चीजें प्लान करता है, इसका मतलब वही आपका सही इंसान है। ठीक, इतना ध्यान रख लो। हम लोग कितनी भी डांट लगा दें, कितनी भी डांट लगा दें, आप उसको चाहे जितना नेगेटिविटी में लेके चले जाओ, वो आपके सही के लिए है। क्यों? क्योंकि आपको कोई करने के लिए डांट रहा है, आपकी गलतियों पे कोई डांट रहा है। आपको ये नहीं बोल रहा है कि तुम हमें समय नहीं दिए इसलिए हम तुमसे बात नहीं करेंगे। आपको ये नहीं बोल रहा है कि यार तूने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे साथ रहता तो कितना अच्छा था, उसके लिए नहीं डांट रहा है। आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि यार तूने मेरे पैसे नहीं दिया, तू मेरे साथ पार्टी मिलेगा। कोई भी किस लिए तुम्हें डांट रहा है? भाई तू पढ़ ले, तू मेहनत कर ले, तू ये गलती कर रहा है, तेरी कामचोरी पे, तेरी डिसऑनेस्टी पे, तेरी चीजों पे डांटा जा रहा है। पेरेंट्स हमसे भी ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो पैसा लगा रहे हैं, वो नहीं समझेंगे तुम्हारी चीजों को। तुम अभी बोलोगे ना हम फोन से ही पढ़ते हैं, वो नहीं समझेंगे भाई। उनके जनरेशन में सेकंड डिवीजन लोग आते थे, तुम्हारी जनरेशन में थोक के भाव में फर्स्ट डिवीजन आता है। ठीक, उनकी जनरेशन में लाइब्रेरी नहीं थी, उनके जनरेशन में ऑनलाइन कोचिंग्स नहीं थी, उनके जनरेशन में मेंटरशिप नहीं थी। आधे पेरेंट्स को समझ नहीं ना मेंटर क्या होता है। उनके जनरेशन में सिर्फ एक चीज थी। क्या? उनके जनरेशन में सिर्फ एक चीज थी, स्कूल और कोचिंग। कोचिंग भी शायद नहीं थी, स्कूल। तुम जाओ पढ़ो, खुद पढ़ो, जो करना है करो। ऑफलाइन कोचिंग को लोग इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे भाई टीचर्स हैं, टीचर की नजर में रहेगा। उनको रियलिटी नहीं पता कि टीचर्स की नजर में रहता है या बिजनेस में रहता है, नहीं पता। ठीक, तो आप उनसे ये सब उम्मीद नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, अपने पेरेंट्स को ये बोल दो कि भाई मेरा ये पढ़ने का स्लॉट है पापा। ठीक, इस बीच ना अगर मैं आपको कहीं इधर उधर मडराते भी दिख जाऊं तो आप मेरे को काम थमा दो। लेकिन अगर मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकल के आ रही हूं, मेरे रूम का लॉक नहीं लगा हुआ है, यू कैन एंटर एनी टाइम एंड यू कैन चेक कि मैं पढ़ रही हूं या नहीं पढ़ रही हूं, फोन आपके हाथ में है। और नहीं तो देखो ये डिजिटल वेलबिंग पापा फोन का यूजेस ऐसे चेक करते हैं, कभी भी आओ फोन का ऐसे चेक कर लो। ठीक, अगर मेरी गलती हो तो मेरे को बोलो, या फिर ऐसा करो, ये नंबर लो, ये एम सर का नंबर है। ठीक, जब आपको लगे कि मैं आपका काम नहीं कर रही हूं, आपको लगे कि मैं बस दिन भर पढ़ाई करती हूं, फोन लगाओ उस बंदे को, अब बोलो कि मेरे बच्चे का 2 मिनट में बताओ कितना घंटा पढ़ता है, कितना क्या करता है। वो 2 मिनट में ग्रुप खोल के तुम्हें बता देंगे। और नहीं तो ये ग्रुप है, इसी में हम भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स को बोल दो कि आप भी ऐड हो जाओ इसी ग्रुप में। ठीक, देख लो हम कितना पढ़ते हैं, कितना अपडेट करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आपको लगेगा कि वहां भी झूठा अपडेट करते हैं तो एक फॉलोअप मीटिंग नाम की चीज होती है, वो नर्क से कम नहीं होती है। वहां पे ढूंढ के लोग कहीं से निकालते हैं, और निकल गया तो फिर पकड़ के तोड़ते हैं। हाँ, मेंटर बस पैसा लेते हैं, बात सही है। अच्छा, ये पैसा देता कौन है? आप लोग। और इस पैसे को यूज कौन नहीं करता है? आप लोग। सीधी सी बात है, हम तो अपनी सर्विस दे रहे हैं, हम तो अपनी सर्विस दे रहे हैं। अब अगर आप उसमें डिसऑनेस्ट हैं, आपकी मेहनत कम है, आपके स्टडी आवर्स कम है, आपकी चीजें खुद मैनेज आप नहीं कर रहे हैं, हम आपको समझाते जा रहे हैं, आप फिर भी फंबल हुए पड़े हैं, तो भाई वो जाहिर सी बात है कि सच बोल रहे हैं पेरेंट्स की मेंटर से पैसा लेते हैं। और सिर्फ मेंटर्स नहीं, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री से पैसा लेती है। मेहनत एक बच्चा करता है। ठीक, आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं इस टीचर से पढ़ूंगा तो समझ में आएगा, इस टीचर से पढ़ूंगा तो समझ में आएगा, ये टीचर के बड़े बढ़िया नोट्स हैं, इस टीचर का ये है वो है। जबकि आप भूल जाते हैं कि सिलेक्शन आपका टीचर नहीं कराता, पहली चीज। दूसरी चीज, आप दुनिया के टॉप लेवल टीचर से पढ़ लो, टॉप लेवल में कह रहा हूं, एकदम बहुत भयंकर वाला। लेकिन क्या वो चीज एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा? एट द एंड डिपेंड क्या करेगी? आपकी मेमोराइजेशन, आपका रटना। तो भाई अगर तुम एक एवरेज टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक, या फिर तुम एक टॉप लेवल के टीचर से पढ़ रहे हो, एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हें वो चीज याद नहीं हुई ना, तो चाहे वो टीचर कितने भी लेवल पे जाके तुम्हें समझाया हो, और उस टाइम पे तुम्हें खुद क्यों ना लगाओ कि ओ माय गॉड आई एम आइंस्टाइन नाउ, स्टिल तुम नहीं सिलेक्ट होगे। ठीक, तो अगर एक टीचर तुम्हें इतना सा भी समझा दिया, ठीक, इतना सा समझा दिया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक टीचर इतना सही समझाने के लिए तुम्हें इतना सारा ज्ञान देके बोला कि देख कॉन्सेप्ट क्लियर, तुम्हें तो लग गया कॉन्सेप्ट क्लियर, अच्छी बात भी है कॉन्सेप्ट क्लियर, बट बेटा इस 4 महीने में ना तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस से ज्यादा मेमोराइजेशन पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं धरा के धरा रह जाएगा।
और तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियरेंस क्यों दिमाग में घुसता रहता है दिन भर? क्यों? क्योंकि उससे इंस्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बिना याद किए क्वेश्चन बन जाते हैं। तुमने लेक्चर देखा, टीचर ने एकदम 1 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा झोल झोल के तुम्हें एकदम रटा दिया, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझाया कि तुम्हारे दिमाग में भेजे में बैठ गया। ठीक, अब तुमने क्वेश्चन लगाया, मस्त क्वेश्चन बन गए, तुम्हें लग रहा है बस सर यही तो चाहिए था, देखो क्वेश्चन मक्खन की तरह निकल रहा है। लेकिन वो कितने दिन? मेरा सवाल ये है, आप अपने पीछे प्रीवियस हिस्ट्री में जाइए, जो चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए थे, उस टाइम पे आपको लगा था कि सर बहुत अच्छा पढ़ाए थे। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी टीचर। कोई कितना भी बुरा हो, कोई कितना भी अच्छा हो, वो उस टाइम के लिए अच्छा या बुरा है। What for your need, for your selection, your memorization will work. Not that teacher, न उस टीचर के पढ़ाने का स्टाइल, न उस टीचर का धरा कॉन्सेप्ट। ठीक, तो मेमोराइजेशन कहां है? कहीं नहीं है, नहीं है कहीं। ठीक है, तो पहली चीज, आपके जो स्टडी आवर्स है, हाँ मैं सब बता रहा हूं आराम से, मैं कंक्लूड करते चल रहा हूं, बताते चल रहा हूं, एकदम चैट में बस अपनी भावनाएं जाहिर करो, मैं उस पर ध्यान नहीं रखूंगा। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई, अपने सराउंडिंग को 4-5 महीनों के लिए एकदम जकड़ दो। फोन से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पटक के फोड़ दो। ठीक, मैं सच में यहां जिसको डिस्ट्रैक्ट दिख जाऊं ना, एक का तो स्टॉपर्स तोड़ा था, अभी किसी का फोन टूट जाएगा। ठीक, मेरे को इतना गुस्सा आता है इस टाइम पे। पहली चीज, फोन जितना दूर रख सको रखो, और एक शपथ खुद से, जैसे मैं करता हूं, कि पूरे दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शन हम अपने एंड टाइम पे करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि तुम लोग से ज्यादा मेरे लाइफ में कुछ नहीं होता है। ठीक, तुम सब जो पूरे दिन भर में करते हो, शायद मैं अपने काम खत्म करने के बाद आखिरी के 1 घंटे में करता हूं, जिसको मैं अपना सेल्फ टाइम बोलता हूं। 1 घंटा कभी नहीं मिलता है, ठीक है, आधा घंटा। ठीक, सारे सोशल मीडिया चेक कर लेता हूं, मेरे को ट्विटर चलाने की आदत है, मतलब देखने की। ठीक, पूरे दिन भर में जब एंड होता है मेरा काम, ट्विटर पे जाके मैं देख रहा होता हूं दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जरूरी होता है मेरे को जानना, आदत है। ठीक, लेकिन पूरे दिन भर में नहीं, पूरा एंड करने के बाद। ठीक, यूट्यूब पे मुझे भी कुछ देखना होता है भाई, मेरे को भी होता है, मैं भी एंड में जाता हूं। समझो, मेरा तो मान लो थोड़ा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, इसलिए मेरे को बीच बीच में फोन ओपन करने पड़ते हैं। किसी का उधर कमेंट आ गया, ठीक है, ये फ्रॉड है, तो उसको जाके डिलीट भी तो करना है। ठीक है, तो वो सब भी देखना पड़ता है, नहीं तो हम न छुए। ठीक है, तो भाई फोन को साइड। दूसरा, हमारे पढ़ाई के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। हमारी पढ़ाई के बीच में जेन्युइनली कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। मम्मी पापा को इस बात को समझानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज समझानी पड़ेगी। सर मैं अकेले पढ़ नहीं पाती, सबके साथ बताना अच्छा लगता है। बेटा भाई, यहां गूगल मीट पे आओ ना, अकेले मत पढ़ो। ये गूगल मीट क्यों रखा गया है? यहां आओ, पढ़ो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और सबसे अच्छा चीज, हम एक बच्चे को भी बताए थे, अगर आप लोग के पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा उठाते हैं, ठीक, ये कैमरा ऑन करके पढ़ते रहो। ठीक, बोल दो सर उठने नहीं देते हैं। ठीक, पेरेंट बोले नहीं आओ काम है, कह दो सर से आओ, माइक ऑन करो, पूछो। ठीक है, सच बता रहा हूं, 2 मिनट लगेगा, माइक ऑन करवाओ, कैमरे पे बुलाओ उनको और बोलो कि सर से बोलो क्या काम है, तब हम उठेंगे, नहीं तो हमको रात को सुनाते हैं। ठीक, और फिर हम परमिशन तो देंगे क्योंकि पेरेंट्स है, हमसे बड़े हैं, लेकिन हम उसको 4 बातें समझाएंगे कि सर ठीक है, बट उठाना थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि बार बार फोकस लेवल गड़बड़ होता है, चीजें समझिए। तो आप इसका यूज कीजिए। ठीक है, लेकिन आप भी ईमानदार रहिए। अब इसके बाद रही कि टाइम मैनेजमेंट। हमने फोकस की बात कर ली, ठीक, और हमने बात कर ली कंसिस्टेंसी सिटिंग हैबिट की, कि भाई बैठना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब हमारी बात आती है टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट का रोल उनके लिए नहीं है, ठीक है, जिनके पास 15 घंटा भी मैनेज नहीं हो रहा है। अगर आपके पास 14 घंटा, 15 घंटा, लेट्स सी मान लो 13 घंटा भी मैनेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप दुनिया भर के काम करने के बाद पढ़ाई को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दुनिया भर के काम प्रायोरिटी है, देन पढ़ाई प्रायोरिटी है। आपके लिए ब्रश करना ही प्रायोरिटी है, आपके लिए वॉशरूम जाना प्रायोरिटी है, आपके लिए नहाना प्रायोरिटी है, आपके लिए खाना प्रायोरिटी है, ठीक, आपके लिए सोना प्रायोरिटी है। अब ये सब करके अगर तुम आओगे टाइम मैनेजमेंट में, तो बहुत समस्या होगी तुम्हारे पास। मैंने 10 बार बोला है कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना, सोना और खाना। ठीक, ये दोनों काम अब साथ में होता है क्योंकि एंड टाइम है। अब ये दोनों काम साथ में होता है, पढ़ना और खाना। जो सोने वाला काम है, ये आपका
5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, इसी 3 में से किसी का होना चाहिए। 4 घंटा भी पढ़ो, 4 घंटा भी अगर तुम सोते हो तो ये मत सोचो कि कुछ गलत करते हो। 5 घंटा भी सोते हो तो मत सोचो गलत करते हो। 6 घंटा भी सोते हो तो मत सोचो गलत करते हो। और अगर तुम्हें 7 से 8 घंटा सोना है, अगर तुम्हें है कि सर हमारे हेल्थ इश्यूज है, हमें कुछ कुछ इश्यूज है, हमें 7 से 8 घंटा सोना है, हाँ सो सकते हो। कैसे? 7 से 8 घंटा प्लस 14 से 15 घंटा, टोटल कितना घंटा हो गया? मैथ जिसकी अच्छी हो प्लीज बताएं। 23 और ये 7 14 कितना होता है? 21। हाँ 21 23, ठीक है। अब बेटा अगर तुम्हें 7 घंटा सोना है, 14 घंटा पढ़ना है, 21 घंटा हो गया। यू हैव 3 आवर्स टू डू एक्स्ट्रा थिंग, चाहे नहा लो, खा लो, ब्रश कर लो, जो करना है कर लो, ठीक। अगर तुम 15 घंटा पढ़ते हो, 8 घंटा सोना है, ठीक है, 23 घंटा चला गया, यू हैव 1 आवर। हाँ सिंपल सा कैलकुलेशन है। तुम सोचो कि 14-15 घंटे से कम कुछ हो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 14-15 मिनिमम है, इससे मैक्सिमम जाना थोड़ा एक्सट्रीम होगा। वो वही कर सकता है जिसकी स्लीप सच में बहुत सालों से रिड्यूस हो। अदरवाइज 14-15 घंटे से जाना एक्सट्रीम है। वो कभी कभी चले जाओगे, टारगेट छूटा हुआ है, कभी खुद को पुश करना है, आज बहुत जोश है, आज सर ने बोला था कि तुमसे नीट नहीं होगा, आज तो फोड़ देंगे, वो जाओ 16 घंटा जाओ, 17 घंटा जाओ, ठीक है। बट कंसिस्टेंट बेसिस पे 14, 15, 13 ऑन एन एवरेज परफेक्ट है। इससे कम बेकार है, इससे कम बेकार है, ठीक है। और अगर आप सोचेंगे सर 12, 13, 14 नहीं होता है, ये नहीं होगा, भाई समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, ठीक है। 4 से 5 घंटा, 5 से 6 घंटा, इससे ज्यादा मत सोइए, जेन्युइनली बता रहा हूं, ठीक है। इफेक्टिव क्या होता है? क्या इफेक्टिव स्टडी की बात करूं मैं? एक चीज बता यार, इफेक्टिव तुम मान लेते हो कि तुम एक चीज पढ़े, तुम्हें वो 4 बातें याद हुई, 10 बातें याद नहीं हुई, तुम कह रहे हो इफेक्टिव नहीं हुआ। तुम कोई चीज पढ़े, तुमसे 4 क्वेश्चन बने, 10 क्वेश्चन नहीं बने, तुम कह रहे हो प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। अबे भाई जो नहीं बना और जो नहीं याद आया उसका रीजन तो समझ, उसका रीजन तो समझ ना, कि हो सकता है 4 चीजें विद प्रैक्टिस आगे समझ में आए, 4 चीजें बिना मेमोराइजेशन की वजह से नहीं समझ में आ रही हैं। तो ये जो प्रोडक्टिविटी, ये जो इफेक्टिविटी, ये जो फोकस लेवल का हम यहां बैठा के रखे हैं, मेरे को नहीं समझ में आता। जेन्युइनली होता होगा बट मेरे को नहीं समझ में आता। मेरे को एक चीज समझ में आती है, किसी चीज को 10 बार रगड़ के करो, कैसी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी? कैसे नहीं आएगी ये बताओ। किसी चीज को 10 बार करो, कैसे प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी? फॉर एग्जाम्पल मैं 12 घंटा पढ़ता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं 12 घंटा पढ़ता हूं, मैं आखिरी के 3 घंटा स्ट्रेच कर रहा हूं खुद को, ठीक। और तुम्हारे वर्ड में मेरी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी 0 है, मान लिया मैं। लेकिन उस 3 घंटे में मैं अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ रहा हूं, तो मेरा दिमाग तो उसको सुन रहा है ना। मैं अपनी चीज को मेमोराइज कर रहा हूं तो मेरा मुंह बोल रहा है ना, मेरा दिमाग सुन रहा है ना, मैं उसको लिख रहा हूं ना। और यही अगर 3-3 घंटा मैं रोज स्ट्रेच करता जाऊं, रोज स्ट्रेच करता जाऊं, और उसी चीज को रोज रिपीटेशन पे करता जाऊं, तो ये जो 3 घंटा तुम्हें अनप्रोडक्टिव लग रहे थे, 7वें दिन यही 3 घंटा तुम्हें बता देगा, देख बेटा तेरी सारी चीज याद हो गई। ये बता, आप लेक्चर में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक। ये लेक्चर को रिपीट, आगे पीछे एक ही बार में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये बनाओ जब सब कुछ एक ही बार में समझ में आ जाए, जब सारे चैप्टर्स के टॉपिक एक ही बार में सब कुछ हो जाए, सब एक बार में हो जाए, तो ये जो एक चीज है कि आपके वीक पॉइंट, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपके मॉडरेट पॉइंट तो कटहल छीलने के लिए रखे गए हैं। एक चैप्टर में तुम्हें सब कुछ आज ही परफेक्ट करना है। तुम आज के लेक्चर को आज ही पूरा आगे पीछे करके दिमाग में बैठाना चाहते हो। तुम्हें लग रहा है कि आगे पीछे करके करूंगा तो मुझे याद हो जाएगा, मुझे समझ आ जाएगा। कितने दिन समझ रहेगा और कितने दिन याद रहेगा? कितने दिन? एक 3 घंटे के लेक्चर को तुम 5 घंटे में खत्म कर रहे हो। क्यों? बार बार पीछे करके। क्यों? सर समझ नहीं आया। अरे समझ नहीं आया तो नोट्स में लिखा तो है ना, उसको रट। जो 3 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा दे रहा है उसको पढ़, रट, ठीक। उस पे देख देख के सवाल बना, उसके 4 सवाल और बना, सेल्फ स्टडी कर उस पे, तब समझ आएगा वो, तब समझ में आएगा, ठीक। जब प्रैक्टिस कर लेगा, जब उसको खुद से कर लेगा, ठीक। मेरे को अभी 12th के कुछ चैप्टर्स थे जब मैं अपने टाइम पे पढ़ा था, बहुत घटिया लगते थे। एक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, कोई टीचर नहीं समझा पा रहा था, ठीक। लेकिन जब मैंने थक हार लिया, फिर वही एनसीईआरटी लेके और अपने नोट्स लेके जब 5-7 घंटा सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद ना कई दिनों तक वो भूला ही नहीं,
क्यों? क्योंकि मैंने उसको समझने के लिए अपनी क्षमता का यूज किया था, अपनी सेल्फ स्टडी का यूज किया था, क्वेश्चन देख देख के पैटर्न समझा था, क्वेश्चन देख देख के केसेस समझे थे, उसके बाद प्रैक्टिस करी थी, अप्लाई किया था, मेरा दिमाग काम किया था। ठीक है? अभी दिक्कत क्या है? हमको चाहिए कि हमें खुद नहीं करना है, हमें तुम समझाओ। टीचर तुम मुझे समझाओ, इस पूरे लेक्चर का सारा टॉपिक मुझे समझ आ जाना चाहिए। टीचर तुम मेरे को आज ही इस लेक्चर में याद करा दो, मेरे को सब याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग एक ही बार में सब याद करना चाहता है, लेकिन मैं खुद से 5 बार उसको नहीं पढ़ूंगी, मैं खुद से उसको 4 बार नहीं पढ़ूंगा। और लिख के रख लेना, जितने भी सिलेक्शन लिए हैं, जितने भी रैंक लिए हैं, वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरा एक बार मैंने डिटेल से पढ़ा था, मेरा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया, उसके बाद मेरे से क्वेश्चन ही बनते चले गए। ऐसा नहीं होता। हर इंसान को 4 से 5 बार और कई बार उसको तब तक याद करना पड़ता है जब तक याद नहीं होता। ठीक? ये सब जो है प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? पहली प्रोसेस है लेक्चर देखना, उसके बाद नोट्स बनाना। ठीक? लेक्चर को बहुत जल्दी भगाओगे तो शायद बीच बीच में चीजें छूट जाए, इसलिए थोड़ा स्लो करके करो। कुल मिला के लेक्चर, नोट्स, और नोट्स को अभी समराइज्ड वे में बनाना है। ठीक? अभी वो सारी चीजें हम बताएंगे। कुल मिला के एक प्रोसेस मैं दिखा दूंगा, उस प्रोसेस को करते हुए तुम कंप्लीट कर दो उस चैप्टर को। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के मीटिंग में मैं तुम्हें एक प्रोसेस बताऊंगा। ठीक? एक प्रोसेस बताऊंगा, उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए चैप्टर एंड कर दो, चाहे उसकी प्रोडक्टिविटी 0 हो, चाहे उसकी इफेक्टिविटी 0 हो। और उसी प्रोसेस में कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिनको रिपीट कर दो 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब उसके बाद फिर आके मेरे से बोलना कि प्रोडक्टिविटी नहीं थी उस टाइम पे, इफेक्टिविटी नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन 4-5 बार करने के बाद भी वही हाल है, तब मैं मानूं तुम्हारी बात को। इस टाइम पे बेटा जो लोग प्रोसेस पे बिलीव नहीं करेंगे उनका नीट नहीं होगा। प्रोसेस पे बिलीव रखो, ना कि रिजल्ट्स पे, ना कि नंबर्स पे, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आज बने मेरे से, या आज मैं कितना फोकस था, आज मैं कितना प्रोडक्टिव था, आज मैं कितना इफेक्टिव था। ये सब गया 4 महीने के लिए बोरिया और बिस्तर में। प्रोसेस फॉलो कर ले। एक प्रोसेस फॉलो करने से रिएक्शन भी सक्सेसफुल हो जाती है। एक प्रोसेस फॉलो करने से इंसान भी एक तमीज का हो जाता है। और हमारी दिक्कत क्या है? हम उस प्रोसेस में परफेक्शन चाहते हैं एक ही बार में। लेक्चर रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके चक्कर में माथा पच्ची कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 4 क्वेश्चन नहीं बना, शायद आउट ऑफ एनसीईआरटी हो, शायद वो नीट में आए भी ना, उस 4 क्वेश्चन चक्कर में 40 घंटा बर्बाद, 4 घंटा बर्बाद, 75 मिनट बर्बाद, पता नहीं क्या हो रहा है। इतनी बात समझ आएगी कि भाई हमें किसी भी टीचर के फोमो में नहीं पढ़ना है, लेक्चर्स के फोमो में नहीं पढ़ना है, इफेक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी का रोना नहीं रोना है। हमें कोशिश करनी है कि हमारा डेली बेसिस पे 13 से 15 घंटे का टाइम स्टडी में जाना चाहिए। ठीक? इस 13 से 15 घंटे की स्टडी में हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वीक स्ट्रांग है। अगर हमारा फिजिक्स सच में बहुत वीक है तो ये कहीं ना कहीं 1 घंटा आधा घंटा ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है? ये 1 घंटा आधा घंटा थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए ओवरऑल। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, फॉर एग्जांपल 13 से 15 घंटा जो आप पढ़ते हो, इसमें हर एक सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर इसको जूलॉजी, बॉटनी में कन्वर्ट कर दो तो ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपका पर्सनल मेंटरशिप होना चाहिए कि यार मेरी ये सब्जेक्ट कुछ ऐसा है तो इसको थोड़ा 1 घंटा ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इन दोनों के कंपैरिजन। ठीक? या फिजिक्स के बाद मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक है तो जूलॉजी, बॉटनी से कंपैरिजन में ये दूंगा, या बॉटनी मेरा थोड़ा ज्यादा खराब है तो 3rd नंबर पे मैं ये रखूंगा। तो यू कैन डू प्रायोरिटी लिस्ट कि मैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दूंगा, थोड़ा ज्यादा पुश दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन 13 से 15 घंटे से पीछे की कहानी कुछ नहीं होने वाली। ठीक है? पहली चीज है। ठीक? पहला चीज अपना सराउंडिंग। ठीक? दूसरा चीज फोकस, ये सब सही रखो। तीसरा टाइम मैनेजमेंट। कुल मिला के 13 से 15 घंटा पढ़ना है, इसके बाद ब्रश करना है, इसके बाद खाना है, इसके बाद नहाना है, इसके बाद सोना है। ठीक? मैं लिटरली बता रहा हूं, आज भी, या अगर मैं कभी कभी सुबह भी उठाऊं 6 बजे भी, 3 बजे ब्रश कर रहा होता हूं, 2 बजे ब्रश कर रहा होता हूं, 4 बजे ब्रश कर रहा होता हूं। आज तो जब से उठा हूं थोड़ा सा पोहा लेके बैठा था, 4-5 बजे खाना है, उसमें भी 6 बज गए खाते खाते। क्यों? बीच में वो आ गया तो बीच में ये आ गए, तो उधर चले गए तो उधर चले गए, ये होता है। काम प्रायोरिटी है, खाना उसके साथ हो जाएगा, मेरे को इतना पता है। नहाना कब? 2-3 दिन पे थोड़ा सा टाइम का स्लॉट मिला, नहा लूंगा।
आज मुझे अच्छा टाइम मिला तो आज मैंने खुद को थोड़ा अच्छा नहलाया, सीधी बात है। कम टाइम मिलता है तो गए फटाक से आ गए, क्योंकि कपड़े भी चेंज करने होते हैं, ठीक है। मेरी किसी चीज की रूटीन नहीं है, सच बता रहा हूं, ना फ्रेश होने की, ना ब्रश करने की, ना खाने की, ना सोने की, ना पहनने की, किसी चीज की घंटा रूटीन नहीं है। और 5 सालों से काम मेरा मस्त चल रहा है, पैसा मैं दबा के कमा रहा हूं, भाड़ में जाए बाकी चीज, ठीक। अब रही बात हेल्थ की, अभी तक तो भगवान की कृपा से जिंदा हूं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत माइग्रेन हो जाता है मेरे को, स्ट्रेस हो जाता है, तो मेरे को 8 से 12 घंटे की स्लीप चाहिए होती है रिकवरी के लिए। वो 15 दिन पे, 20 दिन पे एक बार होता है, ठीक है। अदरवाइज मैं जिंदा हूं। मेरा भाई बहुत रूटीन वाला आदमी है, ही इज अ इंजीनियर, अभी दिल्ली में है भाई साहब, जॉब छोड़ के अब घर आ रहा है, ठीक है। अभी रिपोर्ट्स उन्होंने मेरे को भेजी थी। बहुत रूटीन वाला आदमी है। नाइट ड्यूटी भाई साहब की हमारे चलते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं ऑफिस में, सुबह 5 बजे तक उनकी ड्यूटी रहती है, ठीक है। मस्त 1 नंबर का खाना मिलता है, उसमें चेयर पे बैठ के चेयर तोड़ना है बस, और फॉरेनर से बात करना है, यही काम है उनका, ठीक है। इतना ही काम है। इतने में उनको पता नहीं क्या क्या इशू हो रहा है, और फिर घर आ जाते हैं सुबह। उसके बाद भाई पूरा दिन फ्री है, पूरा दिन कुत्ता भी नहीं पूछता उसको, ठीक। स्टिल पता नहीं कौन कौन सा हेल्थ इशू आ रहा है, क्योंकि यहां से वीक है वो, यहां से वीक है, ठीक। उनको 4 चीजें लगती हैं कि अरे ये हो गया तो हाँ प्रॉब्लम हो गई होगी, ठीक। उनकी यहां से चीजें सही करने के लिए 75 तरीके की जांच कराना। विटामिन B12 जांच करा रहे हैं भाई, मेरा तो पता है विटामिन B12 एग्जिस्ट भी करता है, मेरे को पता भी नहीं है इतना, मतलब मेरे बॉडी में कितना है मेरे को नहीं पता। ये तो है कि उसके बिना काम नहीं होता, मेरे को नहीं पता। मैं सन के एक्सपोजर में बहुत कम आता हूं, सन के एक्सपोजर में बहुत कम आता हूं। विटामिन D डैश मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं चेक कराना भाई, कुछ भी कम हो, जिंदा हूं ना मैं, फंक्शन कर रहा है ना, हाँ कुछ हो जाएगा तो देखूंगा, ठीक। अभी उसको अल्ट्रासाउंड भी कराना है, क्यों? कहते हैं यहां दर्द होता है। मैं कहा मेरे को यहां दर्द होता है, ठीक, तो मैं भी इसका अल्ट्रासाउंड करा लूं, ठीक। तो भाई कुल मिला के अगर तुम छुई मुई बने रहोगे, यहां से स्ट्रांग नहीं रहोगे, तो तुम्हारी बीमारी 10 आएगी। मेरे को बस जिंदा रहना है। जैसे एक कमेंट किया था, जब एक बच्चे को जगाया था रात भर, तो एक ने कमेंट किया था, सर ऐसे तो इसका तबीयत खराब हो जाएगा। हम कहा जिंदा रहेगा, डोंट वरी। बस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेके रखता हूं, ठीक। एक हमारे पास बच्चा था, ऑफलाइन से घर गया था पहले छोड़ के, क्यों? क्योंकि उसको खाने वाने का थोड़ा था, कि उसका कल्चर अलग था, हमारा कल्चर अलग है खाने का। फिर उससे वहां पढ़ाई नहीं हो रही थी, फिर अच्छा यहाँ आया। इसके बाद इस बार मैं इसके पापा को बोला कि सर पहले बात तो मैं री-एडमिशन नहीं करता हूँ अपने ऑफलाइन में, एक बार जो गया वो गया। स्टिल इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत पुराना बच्चा है, ठीक है, बहुत पुराना बच्चा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब बस जिंदा ही आपको मिलेगा नीट के बाद, उस बीच आप मेरे को कुछ नहीं कर सकते, बोल दिया हूं। और अभी 2-3 दिन पहले सो गया था ठंड में कांप के, मैं गया, मेरे को लाइब्रेरी में नहीं मिला, मैं लिटरली उसको उठा के लाया हूं, ठीक, उसका हाथ मोड़ के लाया हूं घसीटते हुए कि चल नहीं चलना है, बड़ी माँ मारूंगा। लाइब्रेरी में फिर 1-1.5 घंटा उससे जो काम बचा था वो करवाया हूं, फिर छोड़ा हूं। तुरंत मम्मी को फोन लगा के रो रहा था, बोल भी रहा था हमें कोई दिक्कत नहीं, करो कंप्लेन जितना करनी है, तुम यहां आए हो मैं तोड़ूंगा, जिंदा रहोगे मेरी जिम्मेदारी है। यही तुम्हें खुद के साथ करना पड़ेगा, यही तुम्हें खुद के साथ करना पड़ेगा, ठीक। तो अब टाइम मैनेजमेंट का शाहरुख खान वाला डायलॉग याद रखो कि जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हुए हो तब तक तुम्हारा किसी भी चीज का रूटीन नहीं है। तुम बस सोने का अपना फिक्स रखो, तुम लोग बस सोने का अपना फिक्स रखो। क्या? इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, बस। न खाने का, न कुछ मम्मी पापा कितना चिल्लाए, जिंदा रहना जरूरी है, बस। पढ़ते पढ़ते खाना हो जाएगा, ठीक। तुम्हारे लिए सोना उठना क्यों जरूरी है बेटा? इसका टाइम क्यों फिक्स होना जरूरी है? क्योंकि वो टारगेट पे डिपेंड करता है। तुम्हारे लिए वो रूटीन टारगेट पे डिपेंड करता है, इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे सोने उठने का बस टाइम फिक्स हो, इसके अलावा और कोई टाइम फिक्स मत करो, ठीक है। इतनी चीजें समझ गए? अब इसके बाद आता है कि 4th पॉइंट जो हमने बोला कि हमें इफेक्टिव स्टडी, प्रोडक्टिव, ठीक। समझ नहीं आया, आधा दुनिया इसी में परेशान है। इन सबका एक जवाब, मेमोराइजेशन कर, जितना कर सकता है, जितनी बार कर सकता है। अगर ये तुम्हें ये सारी चीजें ना सही करा दे तो मेरे को नाम बदल देना, ठीक। 5वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद हम लोग अभी इधर ये जो साइड में दिख रहा है इसकी बात करेंगे, ठीक। ये जो साइड में कॉर्नर सा छोटा सा दिख रहा है इसकी बात करेंगे। अभी हम आपकी बात कर रहे हैं। अब आप लोग स्कोर को लेके चिंतित है ना, मीन सर स्कोर पे बात करो, स्कोर की बात, स्कोर, ठीक। हम चिल्लाएंगे, हम डांटेंगे, सीनियर मेंटर सुनाएगा, वो हमारा काम है। तुम्हें जो काम देके जा रहा हूं वो तुम ध्यान रखो, ठीक। क्या? दिसंबर और जनवरी
स्कोर नहीं देखते, स्कोर पे फोकस नहीं होना चाहिए। कैलकुलेट हो क्या रहा है, अच्छी बात है, स्कोर पे फोकस नहीं होना चाहिए। दिसंबर और जनवरी का स्कोर विल नॉट गोइंग टू जज या विल नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट कि तुम्हारा नीट में होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो 5 सालों में गलत प्रूफ हो गया होता। दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी जान लो यार, ठीक, 3 महीना। स्कोर पे दिक्कत मत ले, प्रोसेस पे ध्यान रख। प्रोसेस, स्कोर कुछ भी आए, प्रोसेस पे ध्यान रख, ठीक। उसका जो सही प्रोसेस है वो करता रहे। स्कोर कभी कभी अचानक से आता है, ठीक। कभी कभी आपके दिमाग के जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो भी न्यूरॉन्स हैं, वो अचानक से खुलते हैं। स्कोर पे ध्यान नहीं रखना, ठीक। और अगर लग रहा है दिसंबर आ गया सर, सिलेबस नहीं कंप्लीट है, ठीक है, नंबर कम आ रहे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस जितने भी लोग यहाँ पे हमारे सामने बैठ के मीटिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप मेंटरशिप में एनरोल हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस लिए? क्योंकि 80% जनता ने नीट छोड़ दिया है, ठीक, 80% ने गिव अप कर दिया है। ये है रियलिटी इस एग्जाम की, तो आप खुद को प्राउड फील करिए। अब बचे हैं आप 20% जो फाइट मार रहे हैं, ठीक। और अब चालू हो रही है प्रिपरेशन। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले वार्म अप था। अब चालू हो रही है रियल नीट प्रिपरेशन, जिसको कंपटीशन कहते हो, ठीक। अब चालू होगी ये 4 से 4.5 महीने। बेटा जो रगड़ेगा उसका होगा, जो नहीं रगड़ेगा वो यहीं रहेगा। ये इसका इतिहास गवाह है, ठीक। 1 शॉट स्टार्ट होगा, वो स्ट्रैटेजीज वाला पार्ट है, उसमें जाओगे तो रह जाओगे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट पढ़ाई, ठीक, आई एम टॉकिंग अबाउट पढ़ाई। अगर ये 20% जो बचे हैं, अगर इन्होंने सही प्लानिंग से, सही प्लानिंग, और सही प्लानिंग चाचा जिंदा है तुम्हारे, टेंशन मत लो, सही प्लानिंग से अगर तुम 20% जितने बचे हो फाइट मार दिए, और जनवरी फरवरी तक स्कोर को ध्यान न रख के अपनी डीमोटिवेशन मोटिवेशन को झोले में बंद करके अपने प्रोसेस पे ध्यान रख लिए ना, उसके बाद जो तुम्हारा मार्च और अप्रैल है ना, वो तुम्हें क्या देगा वो तुम्हें भी नहीं पता है। वो तुम्हें क्या देगा हम कह रहे हैं, सुनो, तुम किसी भी नंबर पे हो, ठीक, आज यहां जितने भी हो, ठीक है, आज यहां जितने भी हो, खींचतान के तुम्हारा मार्च तक तो सिलेबस चल ही जाएगा, मार्च तक पूरा हो जाएगा मैक्सिमम। आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम। हम लोग कोई शॉर्टकट की बात नहीं कर रहे इस मीटिंग में। पहले डिस्क्लेमर, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू शॉर्ट स्ट्रैटेजी टू सिलेक्ट, कोई शॉर्टकट नहीं है। हम बोले डिटेल से भी, तमीज से, जो प्रोसेस अभी बताने वाला हूं उस प्रोसेस को, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? उस प्रोसेस को करते हुए अगर फरवरी मार्च भी आ जाता है, ठीक, किसी के पास 1 महीना बचेगा, किसी के पास 2 महीना, किसी के पास 3 महीना, यही बचेगा। मैं कह रहा हूं इसके साथ जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तब तक तुम ये जरा स्कोर पे ठप्पा मारो, ठीक, स्कोर पे ठप्पा मारो। अरे भाई टेस्ट दूंगा, स्कोर की चिंता नहीं मेरे को। इस टेस्ट में खराब आया, अगले टेस्ट में अच्छा आएगा, उसके अगले टेस्ट में अच्छा आएगा, नहीं आएगा भाड़ में जाए। क्यों? मेरे को नीट प्रिपरेशन छोड़नी है? नहीं छोड़नी है, मैं तो काम करूंगा, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, इस जो भी तुम्हारे पास ये 1, 2, 3 महीना बचेगा ना, FST, बस ये जैसे बढ़ते जाएगा ना, जब से फुल सिलेबस देना स्टार्ट करोगे, ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नंबर बढ़ते जाएगा। बस इतना दिमाग में रख लो, ठीक। तुम्हें लगे कि 10 FST में क्या होगा, 20 देंगे, 20 में लगे क्या होगा, 30 देंगे, 30 में लगे क्या होगा, 40 देंगे, 40 में लगे क्या होगा, 50 FST देंगे, और 50 में नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। आप कहोगे सर 1 ही महीना बचा है, 50 FST कैसे देंगे? अरे डेली करके 30 तो देंगे। वर्स्ट कंडीशन, डेली करके तू 30 तो देगा, लेकिन ये FST कब? अभी नहीं, जब ये प्रोसेस जो बताऊंगा वो हो जाए तब। जो प्रोसेस दूं उस प्रोसेस के करने के दौरान नंबर कुछ भी आए भाड़ में जाए, पहला रूल। दूसरा, उस प्रोसेस को करने के बाद जैसे जैसे FST देंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ेगा, पैनिक नहीं करना है। बस फुल सिलेबस टेस्ट, FST फुल सिलेबस टेस्ट। तुम्हारे भाई के पास बहुत फुल सिलेबस टेस्ट है, टेंशन मत लो, दुनिया भर के कलेक्ट करके रखते अपन। इतनी बातें समझ में आ गई? तो भाई जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, अभी बोलेगा सर सिलेबस नहीं कंप्लीट है, हम बताएंगे प्रोसेस, आराम से सिलेबस खत्म होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, टेस्ट नहीं दे रहे गलती है, टेस्ट नहीं दे रहे गलती है, उसका सोल्यूशन अभी बता के जाऊंगा,
ठीक, कोई टेंशन नहीं लेना है सिलेबस का भाई। मैं कह रहा हूं वर्स्ट कंडीशन में मार्च खत्म होगा भाई, वर्स्ट कंडीशन में मार्च खत्म होगा कि नहीं होगा? कह रहे हो कैसे? सुनो भाई, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ठीक, और तुम 15 दिन दिसंबर का मान लो, और तुम मेंटरशिप में ऐसा तो है नहीं कि बस अभी स्टार्ट किए तुम्हारा बेसिक मैथ, एक आधे का एक्सेप्शन हो सकता है, एक आधे का एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक, अदरवाइज चलो मान लेते हैं बेसिक मैथ, ठीक। तो ये 30 दिन, ये 28 दिन होता है ना, वैलेंटाइन इसी में आता है, हाँ, ये 30 दिन, ठीक, ये 15 दिन, 30 60, ठीक, 70 80 90 90 100 है, 100 दिन है, ठीक, 100 दिन। फिजिक्स 200 लेक्चर से ज्यादा होता है क्या? फिजिक्स 200 लेक्चर ज्यादा होगा क्या? मैक्सिमम एक अच्छे टीचर का 200 से ज्यादा तो कोई नहीं पढ़ाएगा, जो पढ़ाएगा वो पता नहीं क्या कराएगा। केमिस्ट्री 200 से ज्यादा होगा क्या? और बायो तो हमारा वैसे भी कहता हूं कि वन शॉट करना है, जहां जहां दिक्कत होगी डिटेल। भाई 2 लेक्चर इसका, 2 लेक्चर इसका, एकदम वर्स्ट कंडीशन। अब कहोगे 4 लेक्चर सर 12 घंटा चला जाएगा, तो कर ना 12 घंटा, सिलेबस चाहिए ना तुमको हमसे। हमारी गलती कि तुम अभी आ रहे हो, नहीं ना, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। हाँ, कुछ कुछ को शॉर्टकट मैंने दिया है, वो प्रिपरेशन जज करने पे होता है। यहां ओवरऑल जनता की बात कर रहा हूं, कुछ यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, पता चला शॉर्टकट के चक्कर में चल जाएंगे वन शॉट पे, 100 नंबर आया चले जाएंगे वन शॉट पे। वो हम अपनी विजन में देख लेते हैं कि अच्छा किसको कितना शॉर्टकट देना है। ओवरऑल मेंटरशिप में हो तो वर्स्ट कंडीशन में 2-2 लेक्चर जाएगा, और 2-2 लेक्चर होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ठीक है सर, पूरा सिलेबस भी नहीं खत्म करना, 90 चैप्टर कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं, काफी है भाई। आखिरी में कुछ छूट जाएगा, वन शॉट से कर लेंगे। हम कह रहे हैं तुम्हारा मान लो 80% सिलेबस तमीज से हुआ है, जैसा प्रोसेस बताने वाला हूं। मार्च तक 80% सिलेबस जैसा मैं बताने वाला हूं उससे तुम्हारा तमीज से हुआ है। आखिरी का 20% वन शॉट भी मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, भरोसा रखो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह कि हम पैनिक कर जा रहे हैं, हम सब सिलेबस को लेके पैनिक कर रहे हैं। आपको भरोसा नहीं होगा भी एक फॉलोअप मीटिंग कुछ दिन पहले लिया था, 0 से करा रहा हूं, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, 0 से कराने पे आ गया हूं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। फिजिक्स फिर से रिवाइज डिटेल लेक्चर चल रही है। अभी बेसिक मैथ वेक्टर यूनिट छोड़ दिया था क्योंकि बेसिक है, 1D 2D NLM खत्म हुआ है। करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है भाई। पहला प्रोसेस जरूरी है। उस प्रोसेस में अगर तूने काम चोरी करी है, तूने फोकस लेवल ध्यान से नहीं रखा है, तूने प्रोडक्टिविटी खराब करी है, ठीक है, सिस्टम खराब होगा। अब कहोगे सर अभी तो फोकस लेवल और प्रोडक्टिविटी को बोल रहे थे कि मत ध्यान रखो, ठीक है, अब ध्यान मत रखो, पहले ध्यान रखना चाहिए था ना। इतना स्टार्टिंग से प्रिपरेशन चल रही है, तब तो इत्मीनान से करने का टाइम था ना, दिमाग एकदम लेक्चर में लगाने का टाइम था ना, तो अब गड़बड़ तो कर दिए। तो अभी 4-5 महीने में तुम फोकस लेवल, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी पे जाओगे तो चलो 26 के लिए फीस बता देता हूं, समस्या होगी, ठीक है। तो अब कुल मिला के यही है, सिलेबस में पैनिक नहीं करने का, ठीक। तो अब सिलेबस में पैनिक नहीं करने का तो सर कैसे होगा? प्रोसेस जो भी बताऊंगा वो हुक है मीटिंग के एंड का, नहीं तो तुम लोग भाग जाते हो, ठीक है। तो जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को लेके चलते रहना है। जिस दिन वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मिनिमम से मिनिमम आखिरी के 2 महीने तुम्हें खुद को देना है। मैं मेंटरशिप पे कुछ भी स्टार्ट कर दूं, ठीक, मान लो मैं कह दूं कि चलो आज से नीट का पेपर देना स्टार्ट करूं, मैं कुछ भी स्टार्ट कर दूं, फर्स्ट कंप्लीट योर प्रोसेस, देन उस चीज में आना, अदरवाइज हो हल्ला मत करना, ठीक है भाई। तो सिलेबस के लिए बहुत समय है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है। बस तुम ये अपना मोटिवेशन का गेम अगर बंद कर दो और अपनी प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी का गेम बंद करके 14 से घंटा, 15 घंटा, 13 घंटा पढ़ने लग जाओ, ठीक, और स्कोर को भूल जाओ 2-3 महीने के लिए, ठीक। टेस्ट दोगे, रिवीजन करोगे, सब करोगे, लेकिन स्कोर को भूल जाओ। जिसको जो जज करना है करने दो, मम्मी पापा को गालियां दे रहे हैं देने दो, फुल सिलेबस ज्वाइन किए हो, पार्ट टेस्ट ज्वाइन किए हो, ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन किए हो, नंबर कम आ रहे हैं, आने दो, ठीक, आने दो, ठीक। अब क्या? अब बस एक चीज रखना है कि भाई 80% रेस से बाहर जा चुके हैं, वी आर उनमें से 20%, ठीक। अपने को गिव अप नहीं मारना है, अपने को इस रेस से बाहर जाने का ही नहीं है। 80% छोड़ चुके हैं, ठीक, 80% यूट्यूब पे वेट कर रहे हैं, प्लीज गिव मी अ शॉर्टकट, गिव मी अ होप, मेरे को होप बेचो कि मेरा नीट हो सकता है। लोग वेट कर रहे हैं कि कोई आए उनको होप बेचे कि यार
कि होप बेचे कि ये कर ले तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये रहा कंटेंट, ये रहा प्राइस, चल ज्वाइन कर ले। ठीक यार, देखो सारी सीरीज लॉन्च हो चुकी है, अच्छी बात है। एक बच्चे को पता होता है कि इसको कौन सी सीरीज कब करनी है कब नहीं, जो एक्चुअल में तैयारी कर रहा है। और जिसको लग रहा है मेरे को सब सीरीज करने की जरूरत है, उसके लिए हम बैठे हैं। सीरीज हम खुद करवाते हैं और करवा भी रहे हैं कुछ लोग को। कब कहां कैसे कराना मेरे को पता है, ठीक। और कुछ बच्चा खुद समझदार होता है, वो हमको आके समझाता है कि सर मेरे को लगता है ये चीज करनी चाहिए, इफेक्टिव होगी। लेकिन पहला प्रोसेस सिर्फ मेरे पे ही नहीं भाई, तू किसी भी अपने उस टीचर पे अगर भरोसा नहीं करेगा जो तेरे लिए सोचता है तो समस्या होगी। मैंने तुम्हें एक कहानी बताई थी कि एक झूठा गुरु था, बेवड़ा गुरु था, दारू पीता था, अपने शिष्य को, स्टूडेंट को ऐसे ही मंत्र बता दिया था कि ले इससे देवी प्रसन्न हो जाएंगी। उस झूठे मंत्र पे उस बंदे ने इतना बिलीव दिखाया था, सच में देवी को आके बोलना पड़ा भाई झूठा है मंत्र। तो बोला कि झूठा है तो तुम यहां कैसे हो? तो बिलीव ना, तुम कह तो रहा हूं कि टीचर तुम्हें 4 कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा दे, 4 कॉन्सेप्ट अच्छे से ना पढ़ा है, अगर बिलीव है और तुमने उसके नोट्स को कहना मेमोराइज किया है तो काम बनेगा। ठीक, अब हमारी प्रिपरेशन सर रही, अब जैसे तुमने सोचोगे चलो सर स्कोर पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक, सिलेबस पे भी पैनिक नहीं करेंगे। सिलेबस पे 2 चीजें नहीं करेंगे, कोई वन शॉट बिना आपकी परमिशन के नहीं, और कोई पैनिक नहीं, ठीक, ये सब दोनों बंद। तो सर हम अपने आप को रियलिटी चेक दे कैसे कि हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है, हमारा स्कोर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका 2 ही चीज है, बता दो तुम। 2 चीज जो दिखती छोटी है और सारा नीट उसी पेरिफेरल पे है। ये 3 ब्रह्मास्त्र, ठीक, रियलिटी चेक देने के लिए। क्वेश्चन नहीं बन रहे सर पेपर में, सर पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहा है, सर नंबर कम हुआ है, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, बहुत डिमोटिवेशन आ रहा है। फर्स्ट रियलिटी चेक, क्या ये PYQs के 10 ईयर से मिलते हैं? अगर मिलते जुलते हैं तो टेंशन ले, क्योंकि आएगा। और अगर एकदम नहीं मिलते हैं तो तू उस कोचिंग के क्वेश्चन की वजह से अपना दिमाग मत खराब कर, अपनी प्रिपरेशन का डायरेक्शन मत चेंज कर। क्यों? क्योंकि उस कोचिंग को 75 टेस्ट पेपर बनाने थे, उस कोचिंग को अपना कंटेंट भी उसमें इन्वॉल्व करना था। अगर वो कोचिंग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होके करता तो सबको लगता है यार इसके पेपर तो बड़े आसान है, बड़े हलवा से पेपर रहते हैं यार, इसके थोड़े टफ चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है। कह रहा हूं ना कि अगर इसी मेंटरशिप की प्राइस में 500 कर दो, ठीक है, क्वालिटी खत्म, ठीक है। तो पहले तो प्राइस बढ़ाना होगा टेस्ट का, दूसरा क्या, उसमें 75 तरीके के क्वेश्चन भी डालने होंगे। थोड़ा लगे कि यार 700 वाला भी पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसको लगे कि क्या कचरा पेपर उठा के ले आया, ठीक है। 700 वाले के लगे कि यार कुछ दम है इस पेपर में। तो इसलिए भाई अगर पेपर में सवाल नहीं बने, तुम लगता है तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी थी, पहले रियलिटी चेक लो PYQ से। क्या वो PYQ में था? क्या जो टीचर ने तुम्हारे नोट्स कराए हैं उस नोट्स में उस टाइप की चीजें थी? अगर थी तो बेटा तेरी गलती है, तेरे को सही करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक। दूसरा क्या, एनसीईआरटी से बाहर कुछ जाता है क्या? नहीं, न गया है न जाएगा, न गया है न जाएगा। तुम कितना भी कर लो कि सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर, सर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर, अभी के लिए ठीक है। अगर वो एनसीईआरटी से बाहर था तो एक बार चेक करो, एक बार चेक करो इसमें, जरा इसमें चेक करो, यहीं से आ गया होगा एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। यहां से मोस्टली चीजें जब आती हैं तो लगती हैं कि अरे ये तो एनसीईआरटी से बाहर था। आचल हो सकता है आपका नेटवर्क इशू, स्क्रीन शो हो रही है सबको, ठीक है, समझ आया? हाँ, क्यों नहीं होगा अभी से टेस्ट देने से, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, ठीक है, जैसे प्रीतीश आपका भी एक प्रॉब्लम है, आप हमेशा अपने कोचिंग के भक्त बने फिरते हैं, ठीक है। आप हमेशा वो जो पाताल की कोचिंग है उसके भक्त बने फिरते हैं कि वो पाताल की कोचिंग का मॉड्यूल ही आपके लिए बेहतर है, ठीक। आप हमेशा ध्यान रखें आपका रियलिटी चेक यहां से होगा, ठीक, आपका रियलिटी चेक यहां से होगा। अगर जो बच्चा इसको स्किप कर रहा है ना, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है, तो भाई नीट तेरी इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, लिख के जा, लिख के जा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, ये रियलिटी चेक देगा, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई?
इतनी बातें समझ में आ गई। हम लोग अपने प्रोसीजर पे एंड में जाएंगे, पहले इन प्रोसीजर की जो चीजें हैं जिनको करना है उसको ध्यान रख लें। अब आप ही में से बहुत से लोग के सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे, जैसे नीट प्रेप का जो भी वाइटल टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे थे, सिलेबस ऑलमोस्ट डन है। जो भी लीडर के टेस्ट फॉलो कर रहे थे उनके भी सिलेबस ऑलमोस्ट डन है। जो लोग अचीवर के ऑफलाइन टेस्ट फॉलो कर रहे थे या जो हमारे ऑनलाइन में भी फॉलो कर रहे थे, हम लोग रिव्यू टेस्ट 4 तक पहुंचने ही वाले हैं और ऑफलाइन वाले तो पहुंच चुके। रिव्यू टेस्ट 1 अचीवर रिव्यू टेस्ट 1 जिनका हो गया ऑफलाइन में, उनका 11th ऑलमोस्ट डन हो गया है। हम लोग भी शायद 3rd या 4th पे आ ही चुके हैं। अभी कल संडे को अपना कौन सा है, 4th है ना अचीवर का, ठीक है, तो 3rd या 4th है आई थिंक, ठीक। हम लोग भी रिव्यू पे पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिला के बहुत से लोगों के सिलेबस हो रहे हैं, इतने सारे हो गए, किसी के पूरे हो गए, किसी के इतने सारे हो गए। प्रोसीजर अभी जो बताने वाला हूं, क्या करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे काम करना है, सब बताने वाला हूं, ठीक है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब भाई रियलिटी चेक सारी चीजें हो गई, ठीक। अब इसके साथ क्या, टेस्ट देना तो इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट 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 मस्ट। नंबर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीजर इतना जल्दी नहीं। पेशेंस, तुम्हें पता है हम हर चीज में पेशेंस सिखाते हैं, मैसेज चेक करने में पेशेंस, कॉल में पेशेंस, अभी इसमें भी पेशेंस, हर चीज में पेशेंस। पेशेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भाई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, हर हफ्ते एवरी 7 डेज पे टेस्ट। और तुम्हारे मेंटरशिप पे इतनी बढ़िया फैसिलिटी है भाई, हम दे रहे हैं टेस्ट बना के, तुम बोलो तो। और हमने बोला है कि भाई कुछ ना समझ में आया ना, चलो आज बता दूंगा, वैसे कर लेना। मतलब जो करंट के चैप्टर्स चल रहे होते भाई, ठीक है, तुम जो पूरा किए हो इधर रिसेंट 1-2 हफ्ते में, उसका टेस्ट बनवा के चेक कर लो, ठीक। या पीछे से तुम रिवीजन करते आ रहे हो, पीछे से उसका बनवा लो, ठीक है, टेस्ट, ठीक। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो टेस्ट टारगेट कर रहे हो, ठीक है, 1-2 हफ्ते बाद वाला, उसके टुकड़े टेस्ट बनवा लो, छोटा जितना रिवाइज हुआ पूरा हुआ। सिंपल सा बोलता हूं, ठीक है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टेस्ट के साथ बेटा, इस टेस्ट के साथ रिवीजन, जिसको मैं मेमोराइजेशन कहता हूं, ये बहुत मस्त है। अब रिवीजन का तरीका बता दूंगा आज, ठीक है। क्लियर। एक चीज छूटी, ये टेस्ट और रिवीजन से पहले जो प्रैक्टिस, इसके बिना तुम्हारा सारा खेल खत्म है, ठीक। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अटेंशन प्लीज। 3 घंटे का आपका मिनिमम एग्जाम होगा, ठीक। पहला डूज डोंट, 3 घंटे फोकस लेवल आना चाहिए, ठीक। 3 घंटे तक आपकी तशरीफ एक जगह टिकी रहनी चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस में ध्यान रखना है कि 3 घंटे का फोकस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे हम सब बता देंगे, इल्मा जी प्रोसीजर, पेशेंस, मेंटर बैठा है तुम्हारे। देखो हम ना हर चीज अपनी मेंटरशिप में तमीज से करते हैं, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है किस टाइम पे मेरे को क्या ज्ञान लेके आना है। कुछ चीजें मेरे को बस परेशान करने के लिए करनी होती हैं, क्योंकि वो जरूरी होता है, ठीक है। और कुछ चीजें जब सही टाइम आती है मैं बता देता हूं। दूसरी बात, पेशेंस को मैं सब बता दूंगा, तुम लोग बस करते नहीं। पेशेंस को हम सब बता देंगे अभी, ठीक। हम कह रहे हैं सेशन एंड होने का सवाल ही नहीं बचता, इसीलिए तो पूरे सेशन हम ही बोलते रहते हैं, ठीक है। तो 3 घंटा एक तो फोकस और तशरीफ टिकी रहनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप लोग एंडिंग जाते जाते 2 घंटा बीतते टेस्ट में हाई ब्लैंक हो जा रहा है, खुपड़िए चली जा रही है, खत्म, खाली। ये सबसे बड़ी दिक्कत, ठीक है। तो भाई 3 घंटा फोकस लेवल, सिटिंग हैबिट, ये सब करने की आदत डाल लीजिए, ठीक। और टाइम मैनेजमेंट, मतलब स्पीड कैसे? अगर आप प्रैक्टिस विदाउट टाइमर करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, भाई तू पिटेगा। ना तेरा राउंड फिक्स है, ना तेरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी फिक्स है, ना तेरा टाइमर फिक्स है, तू पिटेगा। लिख के रख ले, ठीक। इसके अलावा एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वीक में आपने कितने पेन खत्म किए, या फिर लास्ट 14 दिनों में, 15 दिनों में आपने कितने पेन खत्म किए? बहुत जेन्युइन, ईमानदारी से, ठीक। मतलब 15 दिन में, अरे भाई ऐसा नहीं करना कि जिसका ये ऐसे आधा खाली था तो ये खत्म हो गया तो सर हो गया, नहीं। मतलब तुम्हें लगा हो कि यार मैंने इसको 15 दिन पहले ये पेन यूज करना स्टार्ट किया था, खत्म हो गया। कितने? 3 पेन इन अ वीक, अवंतिका, सीरियसली, वाओ। 1 वीक में 3 आंचल, वेरी गुड। 6-7, वेरी गुड। जिसके पेन जितने खत्म हो रहे हैं, ठीक, वो उतना तमीज वाली तैयारी कर रहा है।
ये एकदम सीधा शॉर्ट स्टेटमेंट मार रहा हूं। जिसके जितने पेन खत्म हो रहे वीक में, वो उतना सही तैयारी कर रहा है। रीजन वो ये कर रहा है, या तो प्रैक्टिस या तो लिख लिख के याद, या तो प्रैक्टिस या तो लिख लिख के याद। चाहे वो नोट्स ही बना रहा हो, चाहे वो नोट्स का शॉर्ट नोट्स बना रहा हो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स का शीट बना रहा हो, लिख तो रहा है ना। लिखना इज अ मस्ट मस्ट मस्ट, जो कि एक नीट एस्पिरेंट की सबसे बड़ी वीकनेस है। उसको लिखना नहीं पसंद, उसको पीडीएफ चाहिए हर चीज की। ठीक, तो जिसके जितने पेन पर वीक, लिख लो, स्टेटमेंट दीवार में मार दो, पर वीक जितने पेन खत्म हो रहे हैं, दैट्स द ग्रेट रियलिटी चेक, यू आर डूइंग ग्रेट। अब कोशिश करो ये पेन प्रैक्टिस में खत्म हो, मजेदार, मजा आ जाएगा, मक्खन। अब कितने पेन पर वीक खत्म होने चाहिए, मैंने खुद कभी खत्म नहीं किया तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। बट हां, जितना कर सको मैक्सिमम डब्बा बना लो, डब्बा बना लो जितना कर सको, ठीक। और सिलेक्शन के बाद जितने पेन खत्म किए रहोगे उसका इंटू 5 रुपए हमसे ले लेना, ठीक है, डन। सिलेक्शन होने के बाद डब्बा ले आओ, सर इतने पेन खत्म किए, इंटू 5 कर दो, दे दूंगा। चाहे उसमें तुम्हारी फीस पूरी निकल जाए, चाहे तुम उसको प्राइज मनी मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, ठीक है। जितने पेन दे दोगे उसका इंटू 5 ऑनलाइन तुरंत, डन डन डन। सिलेक्शन के बाद, इन्हें की प्रिपरेशन खत्म होने के बाद, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और प्लीज अपनी सराउंडिंग, अपने रूम्स वगैरह को ऐसा रखिए कि थोड़ी 4 चीजें इधर उधर दिमाग जाए ना तो थोड़ा आए, ठीक है। थोड़ा दिमाग में कुछ आए कि यार हम ना क्यों कर रहे हैं। जैसे ये कुछ पीछे मैंने कोट्स लगे हुए, ठीक है, मेरे को दिखते रहते बीच बीच में। जैसे मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, नो टाइम टू स्लीप, ठीक है। जब मैं कभी ज्यादा सो लेता हूँ या मेरे को लगता है नींद आ रही है, तो मेरे को देख के थोड़ा फील आता है कि यार हाँ यार नहीं सोना है, ठीक है। एक ही 2 कोट्स मैंने लगाए, लेकिन जो जेन्युइनली मेरे को फील देते हैं, एक यार कोट से फील आना चाहिए अंदर से, हाँ आना चाहिए, आना चाहिए, तो वैसा वाला, ठीक है। और दूसरी बात सबसे अच्छी चीज है कि जो दीवारों पे तुमने लगाया उसको प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए अब प्रोसीजर पे आते हैं। प्रोसीजर पे, जितने लोग के भी सिलेबस खत्म हो चुके हैं या जितने लोग भी सिलेबस खत्म कर रहे हैं, ये सबके लिए है, ठीक। अगर आप 19 जनवरी का टेस्ट टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अगर 19 जनवरी का टेस्ट टारगेट कर रहे हो, बहुत लोग मेरे से पूछे थे सर हम फुल सिलेबस 19 जनवरी से एलएन का ज्वाइन कर ले क्या, सब बोल रहे थे। चलो आज जवाब दे दूंगा, जो मैं बोलूंगा वो कर लोगे तो ज्वाइन कर लेना, जो मैं बोलूंगा वो कर लोगे तो ज्वाइन कर लेना। और नहीं कर पाओ, अगर 80% पे भी ना कर पाओ, 70% पे भी ना कर पाओ, तो मत ज्वाइन करना, ठीक, मत ज्वाइन करना, ठीक। दूसरी बात, अगर आप अभी से भी स्टार्ट किए हैं या अभी भी कोई चैप्टर चल रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये चीज अभी से अप्लाई हो जाएगी जहां भी तुम हो। एंडिंग के कुछ चैप्टर्स पे हो तब भी वहां अप्लाई हो जाएगी, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स पे हो वहां भी अप्लाई हो जाएगी। और रिवीजन करने के लिए यही प्रोसीजर यूज करना है, जिसकी हमने फॉलोअप मीटिंग में बातें करी है। तो फॉलोअप मीटिंग में सबको बताना आसान नहीं था, यहां बताएंगे। ये मीटर नहीं है भाई, बहुत सोच के चीजें डिजाइन करी गई हैं, ठीक है। और एंडिंग के लिए ही चीजें डिजाइन करी गई हैं, ठीक। सबसे पहली चीज, आज से आप जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान रखिए क्या क्या होना चाहिए, और जो कंप्लीट हो गया है उस पर ध्यान रखिए क्या क्या होना चाहिए। ये मस्ट, ठीक, ये मस्ट। अब तो यहां पे जो चैप्टर्स कर रहे हो उसको शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ठीक है, मतलब डिटेल नोट्स का टाइम है नहीं, पहले का है तो ठीक है, अभी ये डन, ठीक, ये डन, ये डन, ये डन, ये तीनों मिला के 200, तीनों मिला के। अब हो सकता है किसी किसी बच्चे को मैं मेंटरशिप में 200 400 ज्यादा करा रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी स्ट्रैटेजी है, हम ओवरऑल बता रहे हैं कि ये तीनों मिला के 200, ठीक। फॉर्मूला शीट सच में अलग से बनी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो और छोटी होती है तो देख के फील आता है, जल्दी जल्दी हो पाता है, जो आप खाते समय रिवाइज कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एग्जाम्पलर भी लिखना था वो भूल गए थे, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट की एज सच नीड नहीं है, कहीं कहीं यूज कर सकते हो फॉर रियलिटी चेक, ठीक है, हाँ जी मिल जाएगी, ठीक। और फिर ये एंडिंग में ब्रह्मास्त्र, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट हो जाए, ठीक है। अब सुनो प्रियोरिटी क्या है, ध्यान से सुनना। पहली प्रियोरिटी, हाँ एग्जाम्पलर, वही एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, एक अलग आता है, वो एंडिंग में कर लेना, अभी मत परेशान हो, अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप जिस भी चैप्टर पे भी हैं, आप जिस भी चैप्टर पे हैं, मार्क माय वर्ड, आप जिस भी चैप्टर पे हैं, वहां से अब ये सारा स्टेप क्लियर होना चाहिए। जब तक ये सारा स्टेप चेक नहीं हो जाएगा, हम आगे वाले चैप्टर पे बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। जब तक हमारे जो चैप्टर अभी चल रहे हैं, अभी
जब तक ये सारा स्टेप नहीं क्लियर हो जाएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बोलोगे सर हम तो 10 दिन लगा देंगे इसमें, वो तुम्हारी प्रॉब्लम, वो तुम्हारी प्रॉब्लम, स्पीड तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं यहां ऑफलाइन में मैं झंडा गाड़ के बैठा हूं, रखा हुआ इतनी स्पीड, ठीक। जब तक ठीक नहीं हो जाऊंगा आगे नहीं बढ़ने दूंगा। चलो करो स्पीड, तुम नंबर चाहिए ना, करो टिक, इसको करो, इसको पूरा टिक, उसके बाद इसका चैप्टर वाइज टेस्ट देके चेक कर लेना नंबर आता है कि नहीं, ठीक। और कहोगे सर इसको करने में तो समय लगेगा, फिर सिलेबस, फिर तो ऐसे सिलेबस करना भी अभी रिस्की है, ये 4-5 महीना अभी क्यों बता रहा हूं। कहोगे सर पहले ही बता दिए होते तो सब टिक करते चलते। तो पहले और अब में डिफरेंस होता है, पहले नहीं बताना होता, नहीं तो तुम परफेक्शन में घुस जाते। बट नाउ परफेक्शन नीडेड, किसमें, इस प्रोसीजर में, इस प्रोसीजर में जरूरत है परफेक्शन की, ठीक। और जो चैप्टर हो चुके हैं उनके जो जो क्रॉस हैं, उनके जो जो चीजें क्रॉस हैं, जो जो चीजें टिक नहीं है, उनको सबसे पहले टिक में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो जिनके सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, नीट प्रेप वाइटल टेस्ट, एलएन लीडर टेस्ट, एलएन अचीवर रिव्यू टेस्ट से ऊपर वाले, क्या करना है, पहले देखो किस पे टिक और क्रॉस है। सब पे टिक टिक, ये वन शॉट वाला भूल जाओ, सब पे टिक 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 होना चाहिए, टिक 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 होना चाहिए। जब इतना हो जाए 70 to 80% पे, अगर 70 to 80% 11th का हो गया तो यू आर रेडी फॉर 11th फुल सिलेबस टेस्ट। अगर 70 to 80% टिक टिक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, यू आर रेडी फॉर फुल सिलेबस टेस्ट। अगर 70 to 80% टिक हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू आर रेडी फॉर फुल सिलेबस टेस्ट इनऑर्गेनिक का। अगर 70 to 80% टिक टिक हो गया ऑर्गेनिक पे तो यू आर रेडी फॉर ऑर्गेनिक फुल सिलेबस टेस्ट। अगर पूरी केमिस्ट्री पे 70 to 80% टिक 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 हो गया, ठीक, तो यू आर रेडी फॉर केमिस्ट्री का फुल सिलेबस टेस्ट। और अगर जूलॉजी पे पूरा टिक टिक 70-80% हो गया है तो यू आर रेडी फॉर जूलॉजी फुल सिलेबस टेस्ट। अगर सब और बॉटनी पे 70 to 80% टिक टिक हो गया है, यू आर रेडी फॉर बॉटनी फुल सिलेबस टेस्ट। और जब पूरे 11th पे हो जाए तो 11th का फुल सिलेबस टेस्ट, पूरे 12th पे हो जाए तो पूरा फुल सिलेबस टेस्ट, कहानी खत्म। तो अब 19 तारीख को हमें एलएन का अचीवर, सॉरी, हमें 19 तारीख को जो एलएन का 11th फुल सिलेबस हो रहा है वो ज्वाइन करना है कि नहीं। जब तक 11th पे ये पूरा 70 to 80% टिक ना हो जाए तब तक नहीं करना है, नहीं पिट जाओगे तुम, नहीं तो पिट जाओगे तुम, ठीक। जितने लोग के सिलेबस ऑलमोस्ट एंडिंग पे आए हैं अपनी शीट उठाओ, अगर ये टिक नहीं हुआ है तो करो, नहीं तो पिट जाओगे तुम, नहीं तो फुल सिलेबस स्टार्ट करने का मतलब नहीं है, ठीक। अब जो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिनके जैसे नंबर आ रहे हैं, तो किसी को शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं कुछ अलग चीजें बताता हूं, वो यहां नहीं बता सकता कि भाई देखते को ऐसे शॉर्ट नोट, वो पर्सनलाइज्ड होती है, ठीक है। तो किसी किसी को शॉर्ट नोट्स मैं अलग तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे के क्वेश्चन 200 ये सब हो गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सब टिक हो गया, कोई बच्चा होगा जिसका ये सब टिक हो गया, ये वाले पे आ जाओ, ये क्यों छोड़ रहे हो। अब तो मेन है, जब जिस दिन सब कुछ हो जाएगा, जिस दिन सब कुछ हो जाएगा टिक टिक, अब जब हम एफएसटी देने की कोशिश करेंगे तो ये करने की कोशिश करेंगे, अरे यहां पे गलती हो गया, ये लाइन यहां से ड्रॉ होती है। चैप्टर वाइज टेस्ट एक्सेप्शनल है, अभी अप्लाई नहीं होता उतना, ठीक है, ये जस्ट रियलिटी चेक है, ये एफएसटी के साथ होगा, ठीक। पीवाईक्यू भाई खतरनाक चीज है, तुम लोग पता नहीं किस फॉर्म में। अब तुम कहते हो सर पीवाईक्यू रटा है, स्टेप रटे हैं, एक पीवाईक्यू के 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक। फिजिक्स एंड फिजिकल के कैलकुलेटिव क्वेश्चन में वो चारों ऑप्शन नहीं उतना मैटर करता है, ठीक। लेकिन फिजिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो, इन सब में जो 4 ऑप्शन थ्योरेटिकल दिए होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने एक पीवाईक्यू करी है, उसका एक आंसर सही है, तो बाकी 3 तुम्हें पता होने चाहिए, उनका पूरा खानदान पता होना चाहिए, ठीक, उनका पूरा खानदान पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुमसे पूछा कि ये एग्जाम्पल किस फाइलम से वो है, कनेक्टेड है, या किस फाइलम का है, एनिमल किंगडम, ये एग्जाम्पल किस फाइलम का है। मान लो तुमने देखा 4 दिए हैं फाइलम के नाम, तुमने एक चूज कर लिया, हाँ सर इसका है, बाकी 3 को मत छोड़ना, नहीं तो पिट जाओगे, डीपीवाईक्यू वहीं से बनेगा। जो बाकी 3 फाइलम का नाम दिया था उस ऑप्शन में, वहीं से एग्जामिनर एक क्वेश्चन उठाएगा, ये ध्यान रख लेना। तो पीवाईक्यू करने का क्या मतलब है, एक क्वेश्चन एक आंसर, बट बाकी 3 ऑप्शन इज अ क्वेश्चन, उसके बारे में क्वेश्चन मार्क डालो, उसके बारे में जितना पता कर सकते हो एनसीईआरटी से रिलेटेड पता करो, ठीक। तो पीवाईक्यू, जब बेटा ये शीट तैयार हो जाए तब आते हैं फुल सिलेबस टेस्ट पे। अगर ये शीट तैयार है तब फुल सिलेबस देंगे। फुल सिलेबस में नंबर कम आएगा, मैंने बोला है। पहला क्या मैंने बोला था, प्रोसीजर पे ध्यान रखना, जब तक सिलेबस कंप्लीट करो ये करते जाओ करते जाओ। अब टाइम नहीं है कि तुम एक एक 1 by 1 करो, एक चैप्टर पे पूरा प्रोसीजर होने के बाद मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर।
एक चैप्टर पे पूरा प्रोसीजर होने के बाद मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर। अब तुम कहोगे सर मेरा पीछे का भी छूटा है, तो अभी जो करंट है उस पे ये टिक टिक करते चलो और पीछे का थोड़ा थोड़ा उठाओ। फॉर एग्जांपल लेक्चर नोट्स, अब तुम्हें सीक्वेंस बता देता हूं, इसको हटा के इधर आते केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल तुम कह रहे हो सर पीछे का ना, जैसे मोस्टली लोग का क्या जो मैंने देखा है बता रहा हूं, ये टिक है, ये टिक है, ये टिक है, कहीं कहीं ये भी टिक है, ठीक, और कुछ का ये टिक नहीं है, कुछ का ये भी टिक नहीं है, बस ये तीन मोस्टली का टिक है ना, तीन ये मोस्टली लोगों का टिक है। अब करना क्या है, ये हो गया। पीछे से क्या क्या उठाना है, सबसे पहले इस नोट्स को पकड़ो, इसको यहां लाओ, इसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो। सबसे पहला काम जो पीछे चैप्टर्स हो चुके हैं उनमें पहले क्या करना है, इस नोट्स को पकड़ो, शॉर्ट नोट्स में लाओ। ठीक, जब शॉर्ट नोट्स रेडी हो गया मतलब वो चैप्टर मेमोराइज मतलब रिवाइज हो गया, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने में चैप्टर रिवाइज हो गया। अब इस शॉर्ट नोट से तुम मूव ऑन करो ये 200 क्वेश्चन पे, ठीक है। 200 क्वेश्चन कहां से होगा, 200 क्वेश्चन होगा नोट्स के क्वेश्चन, अगर तुमसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं बनते तो नोट्स के क्वेश्चन, डीपीपी के क्वेश्चन, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए यही 200 क्वेश्चन हो जाएगा अगर तुमसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं तो, ठीक। अदरवाइज तुम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ प्रैक्टिस यूज करो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ प्रैक्टिस यूज करो, एनी बुक एनी मॉड्यूल फलाना ढमकाना कुछ भी चलेगा, ठीक। जब ये 200 हो गया, जब ये 200 हो गया तब पीवाईक्यू पे आ जाओ 10 ईयर्स के, ठीक। अब ये जब 10 ईयर्स पीवाईक्यू हो गया तब फॉर्मूला शीट पे आ जाओ। क्यों फॉर्मूला शीट चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर सारा टिक मारने के बाद तेरे को बार बार रिवाइज करते रहना होगा। एवरी संडे जितना चैप्टर पे टिक लग गया है मेरे दोस्त, उसकी फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स उठा के मार रिवीजन। जो चैप्टर्स के बेटा सारे चीज टिक हो जाए, एवरी संडे कोशिश करो उसकी फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स उठा के प्लीज रिवीजन। जितने लोग पूछ रहे थे सर रिव्यू टेस्ट हो गया 1, क्या करूं, शीट रेडी करो, ये टिक 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 मारो पहले, जब टिक 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 हो गया ये काम करना स्टार्ट करो, क्या उठाओ शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट नोट्स, अरे उठाओ फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स, एफएस और एसएन, ठीक। उससे ये रिवीजन कंप्लीट करो और फिर पीवाईक्यू करो, ठीक। फिर दूसरा रिवीजन करो, सेम प्रोसीजर, पीवाईक्यू करो, ऐसे 5 बार करो, करते चलो। 5 संडे में एक चैप्टर डन। समझ में आया, ऑल सेट। सर इन सबको कंप्लीट करने के बाद ही 12th पे जाना होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यही करा रहा हूं अपने ऑफलाइन में, यही करा रहा हूं, ठीक है। 12th बहुत सारी बच्चों की छुट्टी हुई है, आधी छुट्टी हुई है, ठीक है। अब मैंने यही प्रण लिया कि भाई देख, पहले जो 11th के चैप्टर छूटे ना तेरे लेक्चर के, पहले उनके साथ सारे ये स्टेप कराऊंगा, ठीक। उसके बाद जब वो हो रहे हैं ना, पीछे से थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके चल रहा हूँ, ये वाले ऊपर वाले, और उसके बाद मैंने बोला कि फिर लेक्चर रोकूंगा, पहले पीछे का पूरा टिक टिक कराऊंगा, अब फिर लेक्चर लेके चलूंगा। क्योंकि देखो ये ऑफलाइन में मैं कर सकता हूं, मेरे को पता है कि हाँ भाई मैं जबरदस्ती कर लूंगा, तुम्हें रिस्क लेना होगा। तुम अगर इसके चक्कर में फंस गए, तुम लगे 10-10 दिन लेने, तुम 15-15 दिन लेने लगे, तुम एक चैप्टर के इतने स्टेप लगाने में 20-20 दिन लेने लगे, भाई मेरे पूरा साल निकल जाएगा, ठीक है। समझो बात में। अब बायो पे चल रहे हैं लोग, ठीक। तो ये हो गई हमारी फिजिक्स की बात। अच्छा, अब सोचोगे कि सर इससे करने से मतलब थोड़ा सा स्पीड नहीं कम होगा, लेकिन एक्यूरेसी, ये बताओ। हम कर रहे हैं लेक्चर नोट्स डीपीपी करके, अभी तक तुमने क्या उखाड़ लिया, न तुम्हारा सिलेबस समराइज्ड है, न तुम्हारे पास शॉर्ट कंटेंट रेडी है, न तुमने किसी एक चैप्टर को तमीज से प्रैक्टिस किया है। तो कम से कम भाई साहब अब तो पता होगा ना कि जो चैप्टर पूरे हैं उसमें ये सब कर लिया, ठीक, और जो नहीं पूरे हैं उसमें ये कर रहे हैं, मतलब हमें पता होगा कि इतने चैप्टर वी हैव सॉलिड, ठीक। और रिपीट ऐसे करेंगे, हाँ, फ्री माइंड बढ़ेंगे, एग्जैक्टली। क्यों, क्योंकि देखो ये चीज हम स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं, रीजन क्योंकि भाई स्टार्टिंग में इतनी जरूरत नहीं, अभी जरूरत है, क्योंकि अभी समय, जैसे समय कैसे बताऊं, एंडिंग में हम लोग आते हैं, एंडिंग का 30 मिनट, जो समझदार नीट एस्पिरेंट होता है वो एंडिंग के 30 मिनट जितना क्वेश्चन करता है तुरंत ओएमआर भरता है। आई एम राइट और नॉट? तुरंत क्वेश्चन करता है, तुरंत ओएमआर भरता है, तुरंत क्वेश्चन करता है, तुरंत, क्योंकि उसको पता 30 मिनट कब जाएगा पता ही नहीं चलेगा, अब फिर ओएमआर भरने का टाइम नहीं होगा, छिन जाएगी कॉपी। तो ये 4 महीने कब जाएंगे बेटा पता ही नहीं तेरे को, तो कुछ भी छोड़ के मत जा, सब खा के चलेंगे, ठीक। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनप्रोडक्टिव, अनएथिकल और फालतू की चीज हो। ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों से एक चैप्टर तमीज से तैयार किया जाता है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर अच्छी चीज है। शॉर्ट नोट्स जाके किसी भैया दीदी से पूछ लो। फॉर्मूला शीट चाहिए, क्योंकि बाथरूम में बैठ के फॉर्मूला शीट रिवाइज करेंगे, छोटू सा बना रहेगा, तो ठीक है 15-20 मिनट में प्रेशर इधर से रिलीज होगा, इधर से भी रिलीज होगा, मस्त एकदम, ठीक है। इसके बाद 10 ईयर्स के पीवाईक्यू इधर रिपीट पे करना है 5 बार, ठीक भाई। 200 क्वेश्चन यार छोटी सी चीज है, 200 क्वेश्चन इज नथिंग, नीट प्रिपरेशन के लिए 200 क्वेश्चन इज नथिंग, ठीक।
और इसको भी रिपीट करने की कोशिश करनी है, लेकिन अब भाई समय नहीं है तो हम एक ही बार कराएंगे, ठीक है। जिसका हो चुका है उसका रिपीट कराएंगे। डीपीपी, ठीक है, डीपीपी और ये 10 ईयर्स और ये सब मिला के 200, ठीक, ये सब मिला के 200। जिनके पहले इससे ज्यादा हो चुके बहुत बढ़िया, रिपीट करेंगे, ठीक है। नोट्स इंपॉर्टेंट है, अभी टाइम नहीं है तो शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फॉर्मूला शीट बन रही है, लेक्चर भाई इंपॉर्टेंट, वन शॉट कहीं कहीं पे मेरी नजर में, मेरे उसके साथ। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट में डिफरेंस ये बेटा, शॉर्ट नोट्स ना काइंड ऑफ वो बेटा और पापा, ठीक है। कैसे? जो हमारा नोट्स है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने शॉर्ट नोट्स में क्या निकाले हैं, हम उन चीजों को थ्योरेटिकली जो है उनको कंसाइज फॉर्म में शॉर्ट नोट्स में डाले हैं, है पूरा ही ऑलमोस्ट, लेकिन छोटे फॉर्म में, क्रिस्प फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक। फॉर्मूलाज लिखे हैं, उसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके केसेस भी लिखे हैं, ठीक। हमने कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी लिखे हैं जो बिना वैल्यू चेंज किए आएंगे, जो ऐसी हैं कि अरे सर इसमें तो बहुत अप्रॉक्स आता है आंसर, होता है ना, फिक्स होती है कुछ चीजें। तो पूरा शॉर्ट नोट्स है कि अगर हमें नोट्स पढ़ने में 10 घंटा लगता है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने में 3 घंटा लगेगा। फॉर्मूला शीट क्या है? कट टू कट फॉर्मूला। और फॉर्मूला शीट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? फॉर्मूला बहुत टिप्स में होनी चाहिए। फॉर्मूला शीट तो मतलब ऐसे ना, ऐसी छोटी सी डायरी बननी चाहिए। मैं छोटी डायरी देखता हूँ, ऐसी पतली सी छोटी सी डायरी बननी चाहिए, ठीक। या मेरी सब्जी वाली डायरी है यहाँ पे इसमें मैं सब्जी का हिसाब कराता हूँ। ये अच्छा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी एक डायरी रखो, ठीक है, दिखाता हूँ, एक ऐसी डायरी, ठीक है, ये पॉकेट डायरी टाइप, फॉर्मूला, ठीक, कहीं भी हो, बस में हो, कहीं हो, कुछ भी हो, ठीक, फॉर्मूला पढ़ लेते भाई, याद करो, जिस दिन याद हो जाए कॉपी रख देना, फेंक देना, हो गया। शीट बनाओ, मेरे को लिखो फाड़ो चिपकाओ अच्छा लगता था, लिखो फाड़ो चिपकाओ, ठीक है। लिखो फाड़ो चिपकाओ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को है कि रोज 10 फॉर्मूला लिखूं, मतलब याद करूंगा, रोज 10 फॉर्मूला लिखा, चिपका दिया, ठीक, उसको पूरा दिन भर कोशिश किया 3-4 बार पढ़ पाऊं, जब भी उठूं ब्रेक लूं, ठीक है। ऐसे कर करके रात जब हो गई, सोते का टाइम आया, टारगेट खत्म हुआ, तो एक बार फॉर्मूला फिर पूरा पढ़ता था, फिर 5 मिनट आंखें बंद करके फिर पूरा रिकॉल करने की कोशिश करता था, एकदम कट टू कट निकालता था, फाड़ के फेंक देता था, ठीक। फिर अगले दिन 10 फॉर्मूला नेक्स्ट लिखा, मतलब आज लिखूंगा 10 फॉर्मूला, उसको चिपका दूंगा, कल पूरा दिन उसको पढ़ते रहूंगा, टाइम निकाल के थोड़ा, और फिर सोने से पहले उसको रिकॉल करूंगा, फाड़ के फेंक दूंगा। सिंपल, रोज लिखूंगा, रोज बनाऊंगा, रोज लिखूंगा, लिख के दिमाग पक जाएगा। सर शॉर्ट नोट बनाते हैं, लेकिन वही नोट्स को शॉर्ट फॉन्ट में लिख देते हैं, ऐसा लगता है। फ्लो चार्ट, यूज फ्लो चार्ट नॉट फॉन्ट। हाँ, ये सही बोला है कि लोग बड़े अक्षर को छोटे अक्षर में लिख के डाल दे रहे हैं, कि हो गया शॉर्ट नोट। यूज फ्लो चार्ट, ठीक है। जैसे हम एक बेसिक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। हम तुम लोग को बोलते थे कि एम सर का ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज में है, ठीक। एम सर एरो ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, खत्म, बेसिक एग्जांपल, ठीक है। और दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स बनाना कोई नहीं सिखा सकता, हर इंसान के शॉर्ट नोट्स अपने होते हैं, ठीक है। कोई उसमें वो लिखता है जो वो भूल रहा होता है, कोई वो लिखता है जिसको वो इंपॉर्टेंट लगता है, कोई सब लिखता है। हमको हर तरीके के बच्चे मिले हैं, तो शॉर्ट नोट्स किसका कॉपी करेगा भाई? फिजिक्स मेड इजी, अच्छी चीज है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे हिसाब से सही है, बढ़िया, उसको लिख के याद कर, मत बना भाई, लिख के याद कर। लिखना इज इंपॉर्टेंट, पेन बताया ना, लिखना इज इंपॉर्टेंट, मेड इजी है, काफी है। तेरे को लग रहा है सारा है इसमें सब बढ़िया, हाँ सही बात है, ऑफलाइन प्रमोशन करना जरूरी है, ठीक। अब चलते बायो पे, रुक जा भाई, हाँ बायो पे आ जाओ, बायो पे, ठीक है। अभी एक कुछ चीजें और बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। बायो पे भी आ जाते हैं, देखो आधे भाग गए, ये सब में तो सब है। हाँ यहाँ सुनो, केमिस्ट्री में एक चीज अलग है, फिजिकल केमिस्ट्री में तो सेम है फिजिक्स जैसा, यहां पे एक शीट है, ये डिफरेंस है, ये चाहिए, ठीक है। ट्रेंड वाला मत बनाओ, ठीक, और रिएक्शन वाला भी मत बनाओ, एक्सेप्शन वाला बनाओ। आई वांट एक्सेप्शन वाला इनऑर्गेनिक में, ट्रेंड और रिएक्शन हटा देना। नहीं, वन शॉट क्यों देखेंगे पुराने चैप्टर के, वो मैं बताऊंगा। आर्यन त्यागी मेरे मेंटरशिप में तो नहीं भाई, कौन हो तुम? मेरे को नाम याद रहता है मेरे बच्चों का, नाम बताओ अपना, नाम बताओ पहले। किसी ने लिंक दिया था? नहीं बोल दे भाई, किसी ने लिंक दिया था, नहीं हटाऊंगा, सुन ले, कोई दिक्कत नहीं, बता तो दो मेरे को। कोई मेंटरशिप को तो भी बता दो, तब तो फिर तुम्हें बताएं, क्योंकि मेंटरशिप वालों को जानता हूं मैं। अच्छा ठीक है, पर्सनली बताना, ठीक है, चलेगा, टर्न, कोई इशू नहीं, मतलब मेंटरशिप के ही हो तभी पर्सनली बताओगे, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के तुमने क्या क्वेश्चन पूछा था? वन शॉट नहीं, वन शॉट मेरी नजर में, आप प्रॉब्लम मेरे तक लाओगे, मैं बताऊंगा वन शॉट करना है उसका नहीं करना है, अपने से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक लगाया था,
ठीक है, उससे गया प्रचंड प्रचंड देखने लग गया, फालतू का टाइम का खिचड़ी हो जाएगा। भाई मैं खुद, मेरे पास है कंटेंट, मैं कराऊंगा ना। जब देखो मेरा क्या ना, मैं ये कराऊंगा नहीं रिजल्ट निकला, ये कराऊंगा नहीं रिजल्ट, मैं ऑलरेडी चूज करके रखा हूं चीजें। जब वो करा के रिजल्ट नहीं निकलेगा तो मैं दूसरा कराऊंगा। अगर तुमने उसको ऑलरेडी कर लिया है तो तुम बोलोगे सर ये वाला तो मैंने ऑलरेडी किया है, आपका ज्ञान मेरे को पहले से पता था, तो ये काम नहीं करता मेरे को, मैं दूसरा लेके आऊंगा। अननेसेसरी मैं ऐसे नहीं बता दूंगा वन शॉट को, वन शॉट से नफरत है मेरे को भी। ठीक, चलो, तो ये यहां सीट बन गया। ऑर्गेनिक में आप ट्रेंड भी हटा दो, एक्सेप्शन भी हटा दो, रिएक्शन तक ठीक है, रिएजेंट सीट सही है, रिएजेंट, रिएक्शन भी ठीक है, रिएक्शन वाला भी सीट सही है, रिएजेंट जरूरी है। गजनी हूं, बीच बीच में भूल जाता हूं लेकिन नाम याद रहता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बायो में। बायो में ये वाला चीज तो हमने मोस्टली का बंद किया है। ठीक है, ये खुद हम गलती किया लेकिन वो जरूरी था। ठीक, और ये सबका टिक होगा, ये भी हमने बंद रखा है, फालतू चीज है। कुछ कुछ लोग बनाते हैं क्योंकि उनको लिखने से याद होता है। ठीक है, 9 बज गए क्या? नहीं 8:30। अच्छा हाँ, डीपीपी तो कर ही रहे हो, इसमें तो प्रैक्टिस दबा के करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दबा दबा के प्रैक्टिस करो, खुद याद होगा। ठीक, 10 ईयर्स के पीवाईक्यू इसमें काफी है, और इसमें सबसे ज्यादा काम करता है वो ऑप्शन वाला। इसके तो ऑप्शन को रगड़ रगड़ के करना है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो में इनके ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यू के। फैक्ट शीट काइंड ऑफ अभी तुम नहीं बना सकोगे, टाइम नहीं है, कोई लोग बनाया तो ठीक है। शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी बायो में मैं प्रेफर नहीं करता हूं। ठीक है, अभी टाइम नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, वही बार बार करनी है। इसके एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है, बायो के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आते हैं, पीडीएफ आती है, वो अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज चीज नहीं। अब यहां पे एक चीज है जो ऐड करना नहीं है, इसको कस्टमाइज करेंगे अगले साल। एग्जाम्पल और एक्सेप्शन सीट। अच्छा, बायो में एक्सेप्शन सीट सुन के किसी को नया तो नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा मैं कहीं दूसरे ग्रह से आके बोल रहा हूँ। बायो में एक्सेप्शन सीट होते हैं ना, हर चैप्टर में 2-4 चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शन होती है उस चैप्टर में, जिसपे बहुत जोर दिया गया होता है। ठीक है, जो ऐसे तो उस चैप्टर के हिसाब से सत्य नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि सत्य है। अब एनिमल किंगडम में तो भरा पड़ा है। ठीक है, हाँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भरा पड़ा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल और एक्सेप्शन सीट। क्यों? एग्जाम्पल करेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक, एक्सेप्शन फैक्ट क्वेश्चन आएगा। मतलब एग्जाम्पल और एक्सेप्शन ये तो चेंज ही नहीं होगा, वैसे उठा के पूछेगा। ठीक, और बाकी जो नहीं बनवा रहा हूँ शॉर्ट नोट्स वगैरह, क्यों नहीं बनवा रहा हूँ? क्योंकि आई हैव सम बुक, एक है मेरे पास, ठीक है, एक ये पतली सी बुक है मेरे पास। ठीक है, अभी नहीं दिखाऊंगा, तुम लोग खरीद लोगे तो मेरा फायदा क्या होगा फिर लाने का। ठीक है, तो इसकी मैं पीडीएफ बना के तुम लोग को दूंगा। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ बना के तुम लोग को दूंगा। ठीक है, एंडिंग में इससे कराऊंगा। ठीक है, इसमें अच्छा चीज रहता है। अभी ऑफलाइन वालों को कराना स्टार्ट कर चुका हूँ। इसमें ऑफलाइन वालों को एक पीडीएफ बना के दिया था, जहां पे अभी हम उसको करा रहे हैं, क्या क्या करा रहे हैं। ऑफलाइन वालों को भी हम कराना स्टार्ट कर दिए हैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स, जो संडे तक उनका याद हो चुका होगा वो चेक करूंगा। जितने भी बायो में एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स है वो सब याद करा चुका हूं उनको। ठीक, इसके अलावा टर्म जितने भी हैं कि किसके द्वारा कौन सा टर्म लाया गया वो भी याद करा दिया हूँ। यूनिट जितने भी हैं कि जैसे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, या यूनिट्स ऑफ न्यूरल सिस्टम को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, ये सब याद करा दिया हूँ। संडे को चेक करूंगा। ठीक, और क्या करा दिया हूँ? ठीक है, ये तुम लोग को भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट सेल्स इन एनसीईआरटी ये पूरा करा चुका हूँ। ठीक है, जैसे फ्लेन सेल्स क्या है, ठीक है, जितने भी सेल्स हैं वो सारे एक जगह करके करा चुका हूँ। इसके अलावा और क्या कराया हूँ? कराने को तो बहुत कुछ है, 1 बाय 1 करा रहा हूँ। ठीक, कहाँ गया रुक जाओ, और भी चीजें थी भाई। हाँ, फिलहाल इतनी चीजें करा रहा हूँ, इतनी चीजें करा रहा हूँ। जब इनको संडे तक देख लूंगा, सबको याद हो गया, तो फिर इसके आगे करूंगा। तो तुम लोग को भी पार्शियल वालों के लिए, भाई पार्शियल वालों के लिए क्या बताना है? जितना टाइम मिला उसमें मेहनत करनी, कोई स्ट्रेटेजी अलग नहीं है। रेनू, पर्सनल बात हो जाएगी। पार्शियल एक ही 2 बच्चे हो हमारे पास, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक, और तुम पार्शियल को क्या सोच रहे हो? कुछ स्ट्रेटेजी अलग नहीं है। तो इनके पास 15 घंटे, तुम्हारे पास 12 घंटे, तुम्हारा काम कम होगा, इनका ज्यादा होगा, तुम्हारा सिलेबस थोड़ा लेट होगा, खत्म हो गया। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ये वाली चीज कराएंगे और 1 बाय 1। ठीक है, क्योंकि देखो बता दूं, बुक सब लोग ले लोगे, ठीक, सब कुछ ले तो लोगे तुम, लेकिन तुमसे होगा नहीं ना। तुम्हारे पास तो एनसीईआरटी भी है, हुई क्या? कराएंगे जब तक हम नहीं, तब तक उसकी इंपॉर्टेंस नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने ये सब पैसा वेस्ट नहीं कराया आपका। ये मैं खुद पीडीएफ बना के दूंगा। ठीक, और उसके बाद हम खुद कराएंगे सेशन पे जबरदस्ती। जैसे अभी बायोलॉजी सेशन के लिए हम कभी फोर्स ही नहीं करते, लेकिन जब मेरा एंडिंग में सेशन होता खून पी जाता हूं मैं, मैसेज कर करके, आओ, आना पड़ेगा, नहीं आया तो क्यों नहीं आया। ठीक, तो एंडिंग में रिचार्ज भी कर लेना खूब सारा। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन और एग्जांपल सीट बना लो, बाकी शॉर्ट नोट नहीं, मैं दे दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अभी एंडिंग की एनसीईआरटी तुम भूल ही रहो। एंडिंग में जो एनसीईआरटी देता हूं भाई 5 दिन पहले, उससे 250 क्वेश्चन लिख के आता है, पेपर लीक हो जाता है यार। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अब क्या चाहिए?
आज तक बता दो, 2-3 सालों से दे रहा हूं, कहीं हुआ, कभी हुआ? तो वो ना एक ऐसी चीज है कि वो एक ऐसी चीज है जो बस एंडिंग में 4-5 दिन पहले मिलती है, ठीक है। और भाई इतने सालों का एक्सपीरियंस वो हर साल खतरनाक होती जा रही है। वो जो आखिरी की एनसीईआरटी हाईलाइट्स होती है ना, जो इतना टाइम लगा के 1 by 1 कुछ बच्चे तुम लोग हाईलाइट करते हो, कुछ हम हाईलाइट करते हैं बैठ के, जिसके पास टाइम होता है, 1-2 बार तो बच्चे ही हाईलाइट करके मुझे दिए हैं। तो वो चीज ना इतनी सही होती है कि तुम्हें एंडिंग में पता होता है कि 5-10 दिन बचा एनसीईआरटी का क्या पढ़ना है, और 250 तो वहां से कहीं नहीं जाता। जो किए हो बताओगे, ठीक है, जो किए हो बताओगे, ठीक है, मेरे को नहीं बोलने की जरूरत है, ठीक। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है नीट सेंटर से आने के बाद, एनसीईआरटी से कितना आया बायो के, ठीक है। तो एक तो था इसका सिलेक्शन हो गया, जो लगाया था ना, वो क्या नाम था उसका, साकेत नाम था, ठीक है। एक बार तुम लोग सेशन में देखोगे, जिम बॉय, ठीक है। तो वो बाहर निकलते सब बायोलॉजी की एनसीईआरटी सिलेक्शन करा दी मेरा, इस बार हो जाएगा कैसे भी, क्यों, क्योंकि इस बार बायोलॉजी में ठीक गया है मेरा, तो उसका हो भी गया, ठीक है। हाँ, 90 से 90 क्वेश्चन वहीं से। हाँ, जो तमीज से पढ़ लेता ना उसको पूरा क्वेश्चन वहां से मिलता है, और जो थोड़ा ऊपर से पढ़ता है उसको थोड़ा ऊपर से होगा। हाँ, हो गया उसका सिलेक्शन, ठीक है। चलो अच्छा, इतनी बातें हो गई भाई, ठीक। अब मुझे लगता नहीं कि कुछ छूटा है, सबके चीजें बता दी हैं, बाकी पर्सनल तो पर्सनल ही है, ये तो ओवरऑल चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने इस सीट की इंपॉर्टेंस आपको बता दी, इसको प्लीज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज बताने से पहले ट्रायल मार लेते हैं ऑफलाइन में, तभी बताते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है और वैसे ही कर रहे हैं। कुछ लोगों की इसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज भी चेंज कर दी है मैंने, ठीक है। तो ओवरऑल इस पे तो हमने लोगों की भावनाएं भी लिखवाई थी कि अपनी ना थोड़ा भाव, क्योंकि बच्चे यहाँ नहीं शेयर करते, जैसे तुम लोग शेयर कर लेते हो ना, यहाँ जल्दी नहीं आते प्रॉब्लम्स लेके, पता नहीं क्यों, उनके साथ प्रॉब्लम ही नहीं होती, या तो चुप रहते हैं। यहाँ ज्यादा बच्चे शेयर नहीं करते हैं, यहाँ ये सब ऐसी मीटिंग्स नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने एक बार मौका दिया कि निकालो अंदर से, भाई साहब बंदे ने 2 पेज का निकाला था, 2 पेज का। हम कहा भाई लव लेटर लिख रहा है क्या मेरे को, 2 पेज का निकाला भाई, क्या बताऊं मैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, लिखी चीजें अच्छी थी, ठीक है। तो हाँ, डरते हैं नहीं, हम तो दोस्त की तरह यहाँ रहते हैं, कभी कभी खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ जितनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, दिमाग दिन में पढ़ाई में रहता है।